फॉरेस्ट मैनेजमेंट में अभी तक हम लोग इसका जो बेसिक पार्ट था कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है, उसके जो स्कोप हैं, उसकी जो समस्याएं हैं यानी कि पिकुलैरिटीज़ हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाए, वो सारी चीज़ें देख चुके थे। इसके बाद हम लोगों ने फॉरेस्ट का जो ऑर्गेनाइजेशन था, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, टेरिटोरियल हो या फिर जो सिल्वीकल्चरल थे जिसे हम वर्किंग प्लान में लेके चलते हैं, उसे देख चुके थे। इसके बाद दो कॉन्सेप्ट थे जिन्हें और डिस्कस किया था, जिसमें एक था सस्टेनेबल यील्ड और उसका एक काउंटर था प्रोग्रेसिव यील्ड का जो कॉन्सेप्ट है, उसे डिस्कस कर लिया था। फिर लास्ट में डिस्कस किया था हम लोगों ने कि रोटेशन क्या होता है, रोटेशन पीरियड, कि जब भी किसी पेड़ को लगा देते हैं तो उसके लगाने से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग के टाइम के बीच का जो स्पान होता है, जो टाइम गैप होता है, उसे बोलते हैं हम रोटेशन। और इसके जो 6 टाइप थे, सिल्वीकल्चरल, फिजिकल, फाइनेंशियल, टेक्निकल और जो मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोडक्शन, तो इस टाइप से 6 जो उसके टाइप थे उन्हें डिस्कस कर लिया था एक एक करके। इस वीडियो में इसके जो आगे के जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, जैसे कि इंक्रीमेंट क्या है, ग्रोइंग स्टॉक क्या है, एज क्लास, एज ग्रेडेशन है, नॉर्मल फॉरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल फॉरेस्ट मतलब आइडियल फॉरेस्ट, तो ये जो कॉन्सेप्ट वाले पार्ट हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद फिर लास्ट में 2 चैप्टर और आ जाते हैं, जिसमें आता है एक स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स। ये फॉरेस्ट्री से कम लिंकेज है, ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसका फॉरेस्ट इकोलॉजी से ज़्यादा लिंकेज है, उससे ज़्यादा कनेक्टेड है, लेकिन क्योंकि अपने सब्जेक्ट में यहीं पर दिया गया है तो इसे यहीं पर डिस्कस करेंगे। और लास्ट में ये भी सिलेबस में दिया गया है, फॉरेस्ट कवर मॉनिटरिंग। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये यही बताता है कि आखिर जो फॉरेस्ट कवर है, क्योंकि कोई भी जो हम आगे यील्ड रेगुलेशन करेंगे तो यील्ड रेगुलेशन के लिए हमें एक बेसिक डाटा चाहिए होता है, तो वो जो डाटा है वो जनरेट कहाँ से होगी, या उसको जनरेट करना या मॉनिटर करना कि हमारी सब कुछ ठीक तो चल रहा है। तो उसके लिए जो हमारी एक एजेंसी है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये पूरा चैप्टर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और उसकी जो एनुअल रिपोर्ट है, जो डाटा जनरेट होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड है। तो यहाँ तक हम लोग इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे और इसमें लास्ट में बचेगा अपना यील्ड रेगुलेशन, जिसे इसके बाद वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो अपना फॉरेस्ट मैनेजमेंट इसमें कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आएगा अपना वर्किंग प्लान, तो पॉसिबली यील्ड रेगुलेशन और वर्किंग प्लान को एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें चलते हैं आगे। आज का सबसे पहले देखते हैं इंक्रीमेंट। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर इंक्रीमेंट होता क्या है। जनरली हम जैसे इंक्रीमेंट समझते हैं, मतलब जैसे आपकी जॉब है तो जॉब में अपनी जो सैलरी बढ़ती है आपकी, फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपकी आज जनवरी है, जनवरी में आपकी सैलरी जो है वो है 100 रुपये। आपकी अगले मंथ फरवरी में आपकी सैलरी हो जाती है 110 रुपये की, और मार्च में आपकी सैलरी हो जाती है 130 रुपये की। मंथली सैलरी में आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि जहाँ पर आपकी मंथली सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ सैलरी में इंक्रीमेंट कितना हुआ, 10 रुपये का, और यहाँ सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 20 रुपये का। यानी कि इंक्रीमेंट जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ जो भी डिजिट में जो चेंज हो रहा है, यानी कि आपकी जो मनी, जो सैलरी जो है उसमें जो राइज हो रहा है, जो बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, वो सीधा डिजिटल फॉर्म में पूछा जा रहा है आपको कितना बढ़ रहा है। बस यही सेंस अपना होता है इंक्रीमेंट का। अब पेड़ों के लिए क्या सेंस है कि एक टाइम के साथ आपके जो पेड़ हैं उनकी जो हाइट है, जो डायमीटर है, उसमें इंक्रीमेंट होता है, उसमें ग्रोथ होती है। तो इंक्रीमेंट का सेंस रहा कि किसी उसकी जो पेड़ की ग्रोथ या वॉल्यूम है, ट्री ले लो या पूरी क्रॉप ले लो, उसमें समय के साथ जो ग्रोथ है उसे हम बोलेंगे इंक्रीमेंट। अब हमें देखना होता है कि आखिर इंक्रीमेंट कितने टाइप की होती है। इसके बेसिक में देख लेते हैं। इंक्रीमेंट परसेंटेज और इंक्रीमेंट में कन्फ्यूजन नहीं होना, पहले ये ध्यान रखो। अभी हम लोग इंक्रीमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। इंक्रीमेंट के टाइप में क्या होंगे, पहला है करेंट एनुअल इंक्रीमेंट। पहले इनके नाम समझ लेते हैं, तो उसके बाद एक एक करके देखेंगे। एक है ये करंट एनुअल इंक्रीमेंट, एक होगा पीरियोडिक, एक होगा मीन, एक होगा फाइनल मीन एनुअल इंक्रीमेंट। अब इन्हें एक एक करके इन्हें समझते हैं कि आखिर ये है क्या। मान लेते हैं कि रिलायंस को ले लेते हैं। 2010 में 1 जनवरी
1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, इस एक ईयर के दौरान रिलायंस की जो कैपिटल मार्केट में जो वैल्यू थी वो सपोज मान लेते हैं $5 बिलियन की 1 जनवरी को, और 31 दिसंबर को उसकी जो वैल्यू है वो हो जाती है $6 बिलियन की। तो यहाँ एक ईयर, किसी पर्टिकुलर ईयर में जो ग्रोथ होती है ये कितनी हुई? $1 की, $1 बिलियन की, 1। तो ये किसी पर्टिकुलर ईयर में जो ग्रोथ होती है उसे बोलते हैं करंट एनुअल इंक्रीमेंट। यानी कि जो हमारे ट्रीज़ हैं उनकी भी किसी पर्टिकुलर ईयर में जो ग्रोथ हुई है, जो साइज या हाइट में जो ग्रोथ हुई है, उसे बोलते हैं करंट एनुअल इंक्रीमेंट, किसी ईयर में, किसी पर्टिकुलर ईयर में। सेकंड, पीरियोडिक। पीरियोडिक क्या होगा? जैसे आपसे ये बोल दिया गया है कि ये रिलायंस जो था इसकी 2010 से लेकर के 2020 तक लास्ट 10 ईयर ड्यूरेशन में इसकी जो मार्केट वैल्यू थी उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ। जैसे कि यहाँ पर मान लिया था कि 2010 में इसकी मार्केट वैल्यू थी $5 बिलियन, $5 बिलियन, और आज हो गई है वो सपोज 15 बिलियन। यानी कि टोटल कितना हुआ है? $10 बिलियन का यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। लास्ट 10 ईयर में $10 बिलियन की इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो ये क्या है? किसी पर्टिकुलर पीरियड के दौरान जो इंक्रीमेंट शो किया गया है वो है पीरियोडिक एनुअल इंक्रीमेंट। अब समझते हैं कि आखिर ये जो अपना मीन एनुअल इंक्रीमेंट है ये क्या है। मीन का मीन थोड़ा समझने में दिक्कत दे सकता है, बट इसे ध्यान से समझना है। मीन का मतलब है जैसे आपका पहली साल यहाँ से आपकी जॉब स्टार्ट होती है और फर्स्ट ईयर यानी कि 1 साल में आपका जो इंक्रीमेंट हुआ है आपकी सैलरी में वो सपोज हुआ है 10 रुपये। यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग की सैलरी 100 रुपये थी, यहाँ पर आपकी सैलरी हो गई 110। यानी कि फर्स्ट ईयर में जो इंक्रीमेंट है वो आपका कितना है? 10। दूसरी साल में आपका जो इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ है 20 रुपये का। तो करेंट एनुअल इंक्रीमेंट इस ईयर में है आपका 10, करेंट एनुअल इंक्रीमेंट इस ईयर में हुआ है आपका 10, और इस ईयर में आपका हुआ है 20 का। लेकिन अगर मीन की बात करेंगे तो आपसे ये बोलेगा कि पिछले 2 साल में आपकी सैलरी में कितने इंक्रीमेंट हुआ, तो आप बोलोगे 10 इसमें हुआ, 20 इसमें हुआ, तो 10 + 20 30 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका एवरेज जो मीन निकला वो आपका निकला 15 का। सपोज आप आगे भी कंपनी में काम करते हो और आपकी क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से 2 साल हो चुके हैं, आपकी स्किल इंप्रूव हो जाती है, कंपनी वाले आपकी सैलरी और बढ़ा देते हैं। थर्ड ईयर जो आपकी सैलरी है वो हो जाती है 200 रुपये, यानी कि 110 थी, 20 करके ये 130 थी। यहाँ पर आपका इंक्रीमेंट है वो हुआ आपका 70 रुपये का, आपकी सैलरी बढ़ी। तो करंट एनुअल इंक्रीमेंट कितना होगा आपकी सैलरी का? यहाँ 70। लेकिन अगर आपका मीन निकाला जाएगा तो क्या होगा आपका? 10 ये है, 20 ये है और 70 ये है, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 100। और आपकी कितने साल में ये बढ़ी है? 3 साल में। तो इसका जो मीन निकलेगा वो अपना निकलेगा 33.33, यानी कि आपकी हर साल का जो मीन निकल रहा है वो ये निकल रहा है। मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें आप पहले से ही समझते हैं, इतनी उम्मीद कर सकता हूँ मैं। तो आपके टाइप में क्या हुई? करंट एनुअल इंक्रीमेंट, मीन एनुअल इंक्रीमेंट और पीरियोडिक एनुअल इंक्रीमेंट। अब ये जो मीन है इसके 2 सेंस होते हैं। एक तो ऐसा है कि आपने किसी की एज जो ले ली, यानी कि कोई पेड़ है वो ग्रोथ कर रहा था, उसकी एज फर्स्ट ईयर से लेके सपोज 100 ईयर में उसकी डेथ हो जाएगी, या तो आप 1 ईयर से लेके 100 तक टोटल का जो ग्रोथ हुई है उसका मीन निकालोगे तो वो होगा अपना फाइनल मीन। और अगर आपसे सीधा यही बोला कि स्टार्टिंग की 20 ईयर का जो उसका मीन है वो क्या होगा, तो आप समझ सकते हो कि मीन मतलब किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के दौरान, और फाइनल मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक का टोटल के हिसाब से मीन निकालना है।
इन सभी को याद रखना है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं कि जो अपने इंक्रीमेंट है उनके टाइप कौन कौन से हैं। 4 तो बेसिक टाइप ये हो गए, करंट, मीन, पीरियोडिक और फाइनल मीन। इसके अलावा भी कुछ और टाइप है। ये वो टाइप है जो हम लोग बोल रहे हैं कि ये वॉल्यूम में इंक्रीमेंट दिखा रहा है, हाइट में इंक्रीमेंट है, डायमीटर में इंक्रीमेंट है, इस टाइप से ले सकते हैं। इनके एक अनदर एस्पेक्ट ये है कि हमारे जो प्रोडक्ट है यानी कि जो टिम्बर है उसमें बेसिकली 3 सेंस और बन सकते हैं। वो बन सकता है कि उसमें उसकी क्वालिटी में क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, प्राइस में और वॉल्यूम में। यानी कि आपके पास आज एक पेड़ है, 5 साल बाद उसके वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। जो हम लोगों ने यहाँ पर ये जो करंट मीन, पीरियोडिक, फाइनल जो भी पढ़ा है, उन तीनों को ही, ये जो सभी 4 कॉन्सेप्ट है, इन चारों को ही हम यहाँ पर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं कि वॉल्यूम में एनुअल इंक्रीमेंट कितना हुआ है, प्राइस में एनुअल इंक्रीमेंट कितना हुआ है। इन तीनों का जो सेंस है उसे थोड़ा समझना है आपको। यहाँ पर जैसे कि वॉल्यूम इंक्रीमेंट की बात की जाए तो वॉल्यूम का मतलब है कि कोई पेड़ जो है वो इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक उसके साइज में यानी कि वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। अब ऐसा भी होता है कि वॉल्यूम इंक्रीमेंट, क्योंकि वॉल्यूम एक अलग सेंस है। दूसरा होता है क्वालिटी इंक्रीमेंट। इसका कहाँ है, जैसे कि हमारी जो टिम्बर क्वालिटी उससे रिलेटेड है। हो सकता है जैसे कि आपके पास एक फार्म था, वहाँ पर आपने चंदन का पेड़ लगा दिया, सैंडलवुड का। स्टार्टिंग में 1 से लेकर 10 ईयर तक उसमें वॉल्यूम में अच्छा इंक्रीमेंट शो कर रहा है, लेकिन उसके बाद उसकी जो वॉल्यूम है उसमें इंक्रीमेंट जो है वो लगभग कम हो जाता है। लेकिन उसमें जो हार्डवुड है जो अंदर है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती रहती कंटिन्यूस। तो इस टाइप से यहाँ पर उसका वॉल्यूम इंक्रीमेंट अपन को कम आएगा, लेकिन क्वालिटी इंक्रीमेंट अच्छी आएगी। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं करते हैं कि क्वालिटी इंक्रीमेंट इधर मेजर करेंगे, वॉल्यूम इधर करेंगे। हाँ, तीनों अलग अलग सेंस हैं, तीनों अलग अलग हिसाब से देखे जाते हैं। प्राइस इंक्रीमेंट का मतलब है कि जैसे आज अगर पेड़ लगा दिया आपने खेत में, तो आज उसका क्या वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, कि अगर इस पेड़ को हम उखाड़ के मार्केट में बेचें तो क्या मनी मिल सकती है। और टाइम के साथ साथ जो मार्केट में टिम्बर की जो प्राइस है उसके हिसाब से इसे क्या ग्रोथ हो रही है। इसमें प्राइस इंक्रीमेंट हम क्यों लेके चलते हैं, इसके पीछे 2-3 चीज़ें और सेंस जुड़े हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि हमारे पास एक छोटा सा एरिया था, वहाँ से मैं 5 ट्रक का माल काटता था, 5 ट्रक की टिम्बर काटता था और मार्केट में बेचता था, और वो 1 लाख का होता था। आज 2020 में सपोज मैं 5 ट्रक माल जो टिम्बर है हार्वेस्ट करके मार्केट में बेच रहा हूँ और मुझे 1 लाख मिल रहे हैं। आज से 40 साल बाद भी मैं अगर सस्टेनेबल कर रहा हूँ तो उससे 5 ट्रक ही माल निकलेगा, लेकिन उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो 1 लाख नहीं रहेगी, वो हो जाएगी 7-8 लाख। तो 7-8 लाख के पास पहुँच गई उसकी। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारा जो फॉरेस्ट है उससे प्रोडक्शन बढ़ गया है, तो देखो यहाँ पर मेरी इनकम बढ़ गई है, वो नहीं बढ़ा है। तो प्राइस इंक्रीमेंट एक्चुअल में हमें हेल्प करती है इस बात को कैलकुलेट करने में कि क्या जो इस पर्टिकुलर एरिया से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, क्या वो एक्चुअल रेवेन्यू हो रहा है, या जस्ट प्राइस में इंक्रीमेंट की वजह से जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस बढ़ने की वजह से हमें मनी ज़्यादा मिलने लगी, इनकम रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होने लगा, लेकिन एक्चुअल में उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी है। वो पहले भी उतने टिम्बर प्रोड्यूस करता था, आज भी इतना कर रहा है। तो प्राइस इंक्रीमेंट है, क्वालिटी इंक्रीमेंट है, ये चीज़ें हमें वहाँ हेल्प करती है। अब इंक्रीमेंट अगर आपको समझ में आ गया है तो अब देखते हैं एक डिफरेंस करंट एनुअल इंक्रीमेंट और मेन एनुअल इंक्रीमेंट के बीच में। डिफरेंस बहुत ध्यान से समझना है। ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरी साल ये डिफरेंस ही पूछ लिया जाता है। आईएफएस की कंडीशन है ये। स्टेट के तो छोड़ ही दो, स्टेट में तो अगर कोई ऐसा स्टेट है जो पहली बार एग्ज़ाम ले रहा है 3-4 साल बाद, तो समझ लो उनने तो फिक्स कर रखा है ये क्वेश्चन, उन्हें तो पूछना ही पूछना है। इसीलिए ले लेते हैं कि कोई पेड़ अगर हमने प्लांटेशन कर दी है वो टाइम के साथ ग्रोथ कर रहा है, ऐसे ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे हम और यहाँ पर शो करेंगे 2 चीज़ों को। इन 2 में एक किया जाएगा अपना मीन एनुअल इंक्रीमेंट और दूसरा किया जाएगा करंट एनुअल इंक्रीमेंट को शो। जब ये पेड़ को हम लगाते हैं तो स्टार्टिंग की ईयर में जो पहली साल होती है, पहले साल का मीन क्या होगा, जो भी ग्रोथ हो गई वही उसका करंट एनुअल भी रहेगा
और वही उसका मीन भी रहेगा, उसमें तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। इसके बाद क्या है, पेड़ जो है वो तेज़ी से ग्रोथ करेगा, तो उसका जो करंट एनुअल इंक्रीमेंट है वो बहुत ज़्यादा रहती है, मीन एनुअल इंक्रीमेंट धीरे धीरे बढ़ेगी। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसे हम लोग यहाँ पर देख चुके थे, नहीं है इसमें, इसे यहाँ पर एक बार और समझ लेते हैं। जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ये रहा, और आपकी सैलरी इस टाइप से है कि आपकी कुछ सैलरी जो है वो हर साल बढ़ रही है। आप सपोज़ 2010 में जॉब करना स्टार्ट किया आपने, 2010 में आपकी जो सैलरी थी वो थी 100 रुपीज़। आगे जाके आपके 2011 में यानी कि नेक्स्ट ईयर आपकी सैलरी हो जाती है 110 रुपये। तो ये एक साल में आपका जो सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है वो फर्स्ट ईयर में कितना हुआ, अगर करंट एनुअल इंक्रीमेंट देखें तो यहाँ पर ये हुआ अपना 10 रुपये का, और 10 रुपये का मीन भी क्या होगा, 10/1, एक साल है, 10/1, तो अपना यहाँ पर मीन एनुअल इंक्रीमेंट है वो कितना होगा, वो भी 10 ही होगा। अब लेते हैं, क्योंकि एक साल हो चुका है तो आपके 10 बढ़ाए थे, आप कुछ नया कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, आपकी स्किल और इम्प्रूव हो जाती है, तो कंपनी वाला खुश होकर के आपको नेक्स्ट ईयर आपकी 2012 में आपकी जो सैलरी है वो और बढ़ा देता है। वो कर देता है यहाँ पर आपकी सैलरी सपोज 130 रुपये, 130 कर दी, तो आपकी करंट कितना हुआ, यहाँ पर करंट इंक्रीमेंट हुआ 20 रुपये का। लेकिन मीन कितना होगा, मीन तो आप ये देखोगे ना कि 2 साल में कितनी बढ़ी, 10 यहाँ पर बढ़ी, 20 यहाँ बढ़ी, 130 में से 100 घटाओगे तो टोटल कितना है अपना, इसका अगर अपन को मीन निकालना हो यहीं से निकालोगे, 100 यहाँ थी, यहाँ 130 है, 130 माइनस 100 यानी कि टोटल कितना ग्रोथ हुई, 30 का कितने में हुई, 2 साल में, तो मीन हुआ अपना 15 का, यानी कि मीन एनुअल इंक्रीमेंट आपकी कितनी निकली, 15। अब सपोज आप कोई और एकेडमिक में कोर्स ज्वाइन कर लेते हो और बेटर परफॉर्म करते हो, कंपनी वाले आपकी 2013 में जो सैलरी है वो कर देते हैं 200 रुपये, तो आपका करंट कितना हुआ, करंट हुआ आपका 70। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की आपने, करंट आपका कंटिन्यू बढ़ रहा है, इस पर्टिकुलर ईयर में 70 बढ़ा। लेकिन मीन कितना होगा, मीन आप देखोगे 200 में से 100 निकाला, 200 में से 100, क्योंकि इस पूरे ड्यूरेशन में ना स्टार्टिंग वहाँ से की एंड यहाँ पर, इस पूरे का मीन निकालोगे तो ग्रोथ कितनी हुई, 200 में से 100 घटाओगे तो अपना नेट गेन अपन को हुआ है 100 रुपये का, और कितने साल में, 1 2 3 में, तो ये अपना जो मीन एनुअल इंक्रीमेंट है वो निकलेगा 33.33। तो देखो यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस बहुत चल रही है, लेकिन मीन धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपने 17 का गेन किया है उसे भी आप पिछले सालों में बांटोगे, जिससे आपका यहाँ पर नेट गेन 33 होगा। तो जो मीन एनुअल इंक्रीमेंट है वो ना तो एकदम तेज़ी से बढ़ता है और ना ही एकदम तेज़ी से गिरेगा, वो धीरे धीरे एवरेज लेके चलता रहेगा। आप इधर जितनी ज़्यादा इनकम करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे अपनी, आगे यही चलता रहेगा आपका, तो ये मीन धीरे धीरे ऊपर जाएगा। बस यही डिफरेंस अगर आपको समझ में आ गया तो वही ये है, इसे ध्यान से समझना, क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे अगर हमने यहाँ पर कोई पेड़ लगा दिया तो फर्स्ट ईयर में इसकी करंट एनुअल इंक्रीमेंट, यानी कि अगर डायमीटर में ले लेते हैं हम इसे या हाइट में ले लेते हैं, कोई भी एक पैरामीटर ले लेते हैं, तो उसका करंट और मीन एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो फर्स्ट ईयर में लगभग समान होगा, बिल्कुल एक होगा, इक्वल होगा, एक ही होगा। जैसे कि हम लोग इस पिक्चर में देख चुके थे, दोनों 10-10 हैं। अब क्या होगा, करंट एनुअल इंक्रीमेंट जो है प्लांट की जो स्टार्टिंग फेज में जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेज़ होती है। अगर सपोज हम इसे हाइट लेके चल रहे हैं तो स्टार्टिंग फेज में इसकी जो हाइट ग्रोथ है वो तेज़ी से होगी, ग्रोथ एकदम तेज़ी से बढ़ रही है, तो करंट एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। लेकिन जो मीन है वो एकदम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो क्या है कि करंट ने अगर कुछ इंक्रीज किया है तो वो पिछले सालों को भी बांटता चलेगा, जिससे सबका एक एवरेज निकले। तो मीन धीरे धीरे बढ़ेगा, करंट एकदम रैपिडली करेगा।
अब अगर हाइट ग्रोथ की कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद प्लांट की जो ग्रोथ है, हाइट में जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे एकदम तेज़ी से बढ़ती है, पर धीरे धीरे रुकना स्लो होती है, स्लो होने लगती है। और एक टाइम पे इसकी जो हाइट में ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट कंडीशन पे पहुंच चुकी होती है, लेकिन मीन अभी कंटिन्यू राइज है। क्योंकि अगर यहाँ पर भी सैलरी में आपके हर साल 70 रुपये भी बढ़ रहे हैं, इसे ऐसे ले लेते हैं कि जैसे यहाँ पर 70 है, रैपिडली आप तेज़ी से ग्रोथ कर चुके हैं। अब आपको हर साल फिर आपको सैलरी है वो 270 हो जाती है, फिर आपकी 70 और जोड़ देंगे तो ये 340 हो जाती है। यानी कि आपकी जो सैलरी है वो कंटिन्यूस 70 ही बढ़ रही है। तो करंट एनुअल इंक्रीमेंट है वो लगभग स्टैग्नेंट कंडीशन में हो गया, लेकिन आपका जो मीन है वो कंटिन्यूस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप मीन को कंटिन्यू बांटते चलोगे इसे। जैसे यहाँ 270 हो गया, आप इस पूरे पीरियड का मीन निकालोगे, ये कितना हुआ 270 में से 100 गए तो ये बचा अपना 170 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 साल, ये हो गया अपने चर्च को 16 4 जो भी कुछ हुआ 42.5 के समथिंग। तो यहाँ पर अपना मीन एनुअल इंक्रीमेंट कितना 33 से बढ़ के कितना हो गया 42.5। कंटिन्यूस 70 रहेगा तो वो इसे और बढ़ा देगा, वो लगाओ 50 के आसपास जो भी पहुँचा है। तो अपना जो मीन है वो कंटिन्यूस धीरे धीरे बढ़ेगा, एकदम रैपिडली नहीं। लेकिन जो इंक्रीमेंट है, सैलरी जो है वो जैसे 70 बढ़ रही थी, बाद में आपका जो मालिक है जो भी जॉब दे रहा है आपको, बोलता है भाई बहुत हो गई, अब तुम्हारी परफॉर्मेंस में कोई इम्प्रूवमेंट हो नहीं रहा है, तुम्हारी जो 340 थी नेक्स्ट ईयर जो सैलरी तुम्हारी है, बोला मैं इंक्रीमेंट 70 का दे रहा था, मैं एक काम करता हूँ तुम्हें 300 400 400 ही देता हूँ मैं। यानी कि इंक्रीमेंट तो किया, लेकिन उसने यहाँ कितने का किया 60 का किया। एक टाइम के बाद सैलरी में जो ग्रोथ है वो कम होने लगेगी, लेकिन क्योंकि 60 की जो ग्रोथ है उसका जब भी मीन निकालोगे आप, यहाँ अपना मीन एनुअल इंक्रीमेंट कंटिन्यू बढ़ रहा होगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे 42 था वो 50 पहुँचा, तो 50 अभी भी 60 से नीचे है, तो ये 60 इधर कुछ तो बांटेगा, तो इस टाइप से कंटिन्यूस बढ़ता जाएगा। सपोज मान लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर ये यहाँ पर उसकी 400 से 420 की ही सैलरी करता है, इंक्रीमेंट केवल 20 रुपये का हुआ। तो इस टाइप से करंट एनुअल इंक्रीमेंट अलग बात है, मीन एनुअल इंक्रीमेंट दोनों अलग सेंस है। तो करंट एनुअल इंक्रीमेंट एक टाइम पे स्टैग्नेंट हो जाएगी, लेकिन मीन एनुअल इंक्रीमेंट तब भी बढ़ रहा है। बाद में जब करंट एनुअल इंक्रीमेंट अपना गिरने लगती है, मीन एनुअल इंक्रीमेंट अभी भी बढ़ रहा है, एक टाइम पे जब करंट एनुअल और मीन एनुअल क्रॉस करते हैं, यानी कि उस साल जहाँ करंट और मीन की ग्रोथ बिल्कुल सेम होती है, उस टाइम पे अपना मीन एनुअल इंक्रीमेंट का जो कर्व है वो लगभग फ्लैट सा हो जाता है। फिर जब करंट गिरने लगेगा तो मीन भी गिरने लगेगा। उम्मीद है ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ गई होंगी। अब इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी, यानी कि ये जो करंट एनुअल इंक्रीमेंट और मीन एनुअल इंक्रीमेंट के बीच में जो कमिटमेंट टाइप की चीज़ें चलेंगी, इस टाइप के जो स्टेटमेंट आएंगे, आपको कंक्लूजन क्या निकले इस ग्रोथ रेट कर्व से, इन कंक्लूजन को बिल्कुल पढ़ना है। पढ़ना क्या, समझ लो ना, रट्टा मार लो, क्योंकि इन पे तो क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। ये बोलते क्या है कि स्टार्टिंग में करंट एनुअल इंक्रीमेंट और मीन एनुअल इंक्रीमेंट बिल्कुल बराबर थे, बाद में करंट एनुअल इंक्रीमेंट तेज़ी से रैपिड करता है और मीन थोड़ा स्लोली, और करंट एनुअल इंक्रीमेंट मीन एनुअल इंक्रीमेंट से ज़्यादा रहेगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा कंडीशन ये देंगे कि करंट एनुअल इंक्रीमेंट का जो कल्मिनेशन है, यानी कि जो पीक है, वो पहले आ जाता है और मीन एनुअल इंक्रीमेंट अभी भी ग्रोथ कर रहा है। फिर नेक्स्ट कंक्लूजन आएगा कि वो कंडीशन जहाँ दोनों क्रॉस हो जाते हैं, वो कंडीशन पे मीन एनुअल इंक्रीमेंट का पीक आता है, यानी कि करंट का पीक पहले आ जाता है, मीन का थोड़ा बाद में आता है, और इसके बाद पीक के बाद मीन एनुअल इंक्रीमेंट गिरने लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा, करंट एनुअल इंक्रीमेंट मीन एनुअल इंक्रीमेंट से ज़्यादा था, और इस पीक के ये क्रॉसिंग के बाद मीन एनुअल इंक्रीमेंट करंट से ज़्यादा होगा, और एक टाइम के बाद जो करंट एनुअल इंक्रीमेंट है वो जीरो हो जाता है, लेकिन मीन का भी जीरो नहीं होगा। ऐसा कैसे, जैसे हाइट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, प्लांट जो भी ग्रोथ कर रहा था, कर रहा, एक बार के बाद डेथ कर गई,
अगर हाइट की बात कीजिए तो डेथ करने का मतलब है उसमें करंट तो ख़त्म ही हो गया, लेकिन मीन थोड़ी ख़त्म हो गया, पेड़ तो रहेगा ना, वॉल्यूम तो रहेगा ही। मीन धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेकिन जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता। तो मीन कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन ये एक टाइप डेथ पे करंट ख़त्म हो सकता है। तो ये जो ग्राफ है इसे ध्यान से समझें, इसे पढ़ लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब अपना नेक्स्ट मुद्दा आएगा इंक्रीमेंट परसेंटेज। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसे कैसे समझते हैं, जैसे हम लोग समझ रहे हैं कि 2010 में आपकी सैलरी थी 100 रुपये, नेक्स्ट ईयर 2011 में आपकी सैलरी हो जाती है 110 रुपये। यहाँ बोला गया आपको कि आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है 10 रुपये। ये क्या है, ये आपकी सैलरी का है इंक्रीमेंट। और इंक्रीमेंट परसेंटेज मैं सिंपल में लिखने के लिए मैं आई लिख देता हूँ इंक्रीमेंट को, और यहाँ लिख देता हूँ परसेंटेज। इंक्रीमेंट परसेंटेज का मतलब ये सैलरी जो है वो इस जो इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि 10 जो बढ़ा है डिजिट में, ये जो 10 बढ़ा है, ये सैलरी का कितना परसेंट है। तो आप बोल सकते हो कि ये 10% है, तो इंक्रीमेंट परसेंटेज यहाँ 10% है। नेक्स्ट ईयर आपकी जो सैलरी है वो हो जाती है सपोज 200 रुपये 2012 में, तो आपकी इंक्रीमेंट कितना हुआ है यहाँ 90 रुपीज़, लेकिन इंक्रीमेंट परसेंटेज कितना रहेगा इस साल का, करंट एनुअल इंक्रीमेंट परसेंटेज कितना रहेगा। 200 में से 110 को घटाओगे तो आपका आएगा 90 का, यानी कि 90 बढ़ा है आउट ऑफ 110, यानी कि 110 का 90 कितना होगा, जो भी कैलकुलेशन कर लेना, 70, 80, 90% जो भी निकलता है आपका, 80 के समथिंग जो भी आएगा, तो ये 80% का यहाँ इंक्रीमेंट परसेंटेज निकलेगा। यानी कि आपकी जो सैलरी है वो 80% बढ़ी है। इंक्रीमेंट डिजिट है, इंक्रीमेंट परसेंटेज आपकी जो मेन जो वॉल्यूम था या वैल्यू थी उसका क्या परसेंटेज है वो निकालना है। अब आपको अगर इंक्रीमेंट परसेंटेज समझ में आ गया तो वो जो हमने पढ़े थे वही चीज़ें यहाँ चलेंगी कि आपसे पूछ लिया जाए कि करंट इंक्रीमेंट परसेंटेज, करंट ईयर का इंक्रीमेंट परसेंटेज, पीरियोडिक मीन एनुअल इंक्रीमेंट परसेंटेज, क्वालिटी इंक्रीमेंट परसेंटेज, क्वालिटी वॉल्यूम और प्राइस, उनका भी इंक्रीमेंट परसेंटेज निकाला जा सकता है। अब इसमें क्या होगा, जैसे क्वालिटी है तो क्वालिटी के लिए अपन प्रेसलर फार्मूला यूज कर देते हैं। इसको थोड़ा समझो, ध्यान दो इस पर, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है सीधा सीधा फार्मूला। इसमें क्या होता है प्रेसलर का, इन्होंने बोला 200/n k माइनस के डैश अपॉन के प्लस के डैश, ये सीधा सा फार्मूला ही है। इनका कहना है कि मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर कोई वॉल्यूम है, यानी कि जो कोई प्रोडक्ट है इसकी क्वालिटी यहाँ ये है आज, और यहाँ पर क्वालिटी कुछ जो भी वैल्यू है वो है। अब यहाँ ये क्वालिटी जो एंड वाली है तो ऑब्वियसली ये बड़ी होगी, तो इसे हम लेंगे कैपिटल के से, और जो इनिशियल क्वालिटी थी उसे हम लेंगे स्मॉल के से। तो अगर हमें इंक्रीमेंट निकालना है इसका, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटल यानी कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें से इसे घटा देंगे, तो जो इंक्रीमेंट हुआ है क्वालिटी का वो अपना यहाँ रखेंगे के माइनस के डैश, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, प्लस दोनों को यहाँ नीचे जोड़ दिया जाएगा। 200/n, n मतलब वो पीरियड नीचे का कि ये इंक्रीमेंट कितने हैं, 1 साल है, 2 साल है, 5 साल है, 10 साल है, तो वो 10 ईयर को लेंगे, उससे हमारा इंक्रीमेंट परसेंटेज निकल आएगा क्वालिटी में। इसे याद रखो कि ये फॉर्मूला जो है वो है प्रेसलर फॉर्मूला। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्वालिटी इंक्रीमेंट है, प्राइस में क्या होगा, सेम थिंग, बस के की जगह हमें पी रख देना है। आपके नोट्स में गलती ये हुई है कि यहाँ जो क्वालिटी लिखा हुआ है उसमें कॉपी पेस्ट मारा होगा फॉर्मूले का, तो यहाँ क्वालिटी की जगह प्राइस लिखना है, प्राइस, और सेम थिंग चीज़ें हैं, ये आपको पूरा लिखा हुआ है। तो आपको क्वालिटी इंक्रीमेंट है, प्राइस इंक्रीमेंट है, वॉल्यूम इंक्रीमेंट है, वो सारी चीज़ें लगभग सेम रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि इंक्रीमेंट क्या है। इंक्रीमेंट के जो टाइप थे, करंट एनुअल इंक्रीमेंट, पीरियोडिक है, मीन है, फाइनल है,
करंट एनुअल इंक्रीमेंट और मीन एनुअल इंक्रीमेंट के बीच का जो डिफरेंस था, जो अपना ग्राफ था, वो समझ में आ गया होगा। इंक्रीमेंट परसेंटेज क्या होता है वो चीज़ें समझ में आ गई होगी, और इंक्रीमेंट परसेंटेज के टाइप। अब इसका लास्ट वाला पार्ट है कि आखिर इंक्रीमेंट जो है उसमें फ़र्क कैसे आ जाता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अपना ये काम हो जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग इंक्रीमेंट, किसी प्लांट की जो हाइट है उसमें इंक्रीमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर करेंगे, ये बताने की बात नहीं है, आप लोग पहले से समझते हो कि अपने जो 4 फैक्टर हैं, क्लाइमेटिक, एडाफेक्ट, टोपोग्राफिक, बायोटिक, वो चीज़ें सीधे सीधे प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करेंगी, यानी कि इंक्रीमेंट को अफेक्ट करेंगी। इसके अलावा वो प्लांट जो है उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, उसका डीएनए कैसा है, यानी कि इंटरनल फैक्टर। ये क्लाइमेटिक, एडाफेक्ट, टोपोग्राफिक, बायोटिक मतलब ये बाहर के फैक्टर हैं, बाहर से उस पर लग रहे हैं प्लांट पर, लेकिन प्लांट के खुद के फैक्टर होंगे, यानी कि उसका जेनेटिक मेकअप। इसके अलावा क्योंकि ये फॉरेस्ट है, प्लांट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग उसे सिल्वीकल्चरल ट्रीटमेंट भी दे देते हैं। वो किस हिसाब से दिए गए, फॉरेस्ट की क्रॉप कैसी है, इवन एजेड, अनइवन एजेड, यानी कि बायोटिक फैक्टर से रिलेटेड है। स्पीशीज का ग्रोथ बिहेवियर कैसा है, यानी कि जेनेटिक्स उसकी कैसी है, और साइड क्वालिटी, अपने 4 फैक्टर। ये चीज़ें हमारी जो कोई भी प्लांट है उसकी इंक्रीमेंट या इंक्रीमेंट परसेंटेज को इफेक्ट करेंगे। अब लास्ट समझते हैं कि आखिर जो इंक्रीमेंट है उसका हम एस्टिमेशन कैसे करेंगे। एक टीक का पेड़ है, उसमें इंक्रीमेंट का हम एस्टिमेशन कैसे करेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है, हमें एक ट्री है जैसे कि टीक है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि आखिर अगर आज मैं लगा देता हूँ तो 5 साल में इसका कितना वॉल्यूम हो जाएगा। जो इंक्रीमेंट है उससे हमें कैलकुलेशन में पता पड़ जाएगा। इससे हमें समझ में आ जाता है कि अगर कोई फार्मर लगा रहा है, गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी बना रही है कि फार्मर को लोन दिया जा सके, ट्री लोन, पेड़ों के ऊपर लोन दिया जा सके, तो वो इंक्रीमेंट परसेंटेज से समझ सकता है कि फार्मर को 5 साल हो चुके हैं पेड़ को लगाए हुए, तो उसका क्या वॉल्यूम रहा होगा आज के टाइम पे। या फिर अगर वो उसे लगवा दिया जाता है तो फार्मर को समझ में आता है कि आज इसका ये वॉल्यूम है, 10 साल में इसका वॉल्यूम इतना हो जाएगा और इतने वॉल्यूम की मार्केट वैल्यू इतनी है, यानी कि मेरा पेड़ जो है वो इतनी कीमत का हो गया है। वैसे ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी कैलकुलेट करता है, तो इससे हमें प्राइस कैलकुलेशन में या क्वालिटी कैलकुलेशन में ये चीज़ें हेल्प करती हैं। अब वो कितने साल में कितना वॉल्यूम होगा इसका कैसे कैलकुलेट करें, एक पहले स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल करना होते हैं। जब वो एक फिर टेबल बन जाती है तो टेबल पर लोग जो ऐसे लॉग टेबल होती है उस टाइप से देख लेते हैं कि अच्छा ये पेड़ है, इतना ईयर है, तो इसका एवरेज वॉल्यूम इतना हो गया होगा। लेकिन इनिशियल फेज में हमें कैलकुलेशन का ही काम करना होता है कि आखिर निकालना होता है। तो निकालने के 2 तरीके हैं, एक तो किसी सिंगल पेड़ को ले लेते हैं या फिर एक पेड़ों का ग्रुप, यानी कि कोई पैच है, स्टैंड है, उसका लेंगे हम ट्री क्रॉप का। अब सिंगल पेड़ के लिए निकालने के लिए 3 कंडीशन है। एक तो पेड़ कहीं कटा डाला है, कटा हुआ पड़ा है, तो उस पे हम जाएंगे, उसका डाटा मेजर करेंगे, आगे की स्लाइड में देखेंगे। या फिर पेड़ खड़ा हुआ है तो कुछ तरीके अपन यूज करेंगे जिससे खड़े पेड़ से भी हम ये डाटा कलेक्ट कर पाएँ। हर साल हम उसकी हाइट को मेजर करेंगे या हर साल उसकी डायमीटर को मेजर करेंगे, इस टाइप से हम निकाल लेंगे। कुछ फार्मूला यूज करेंगे, उससे हम इसकी अगले 10-15 साल निकालते रहेंगे कि मीन क्या है, करंट क्या है, पीरियोडिक क्या है, इससे हमें इसकी डाटा पता पड़ जाता है। या तीसरा हो सकता है यील्ड टेबल, तीसरा सोर्स हो सकता है यील्ड टेबल। ये यील्ड टेबल क्या है आगे फॉरेस्ट मेंसुरेशन में से डिटेल में देखेंगे, लेकिन बेसिकली ये होता क्या है कि जैसे टीक है तो कुछ साइंटिस्ट होंगे वो टीक के 1000 पेड़ लगा देंगे और उन पेड़ों की जो हाइट, डायमीटर, जैसे हर मंथ पे या हर 6 मंथ पे या हर साल 1 जनवरी की 1 जनवरी वो 100 पेड़ों को हर 1 जनवरी को उनकी हाइट मेजर कर रहे हैं, उनका डायमीटर मेजर कर रहे हैं। तो ये जो इस टाइप से वो डाटा जो कलेक्ट होते हैं उसको एक टेबुलर फॉर्म में दे देते हैं। तो अगर वो यील्ड का डाटा है तो इसे बोलते हैं हम यील्ड टेबल, यानी कि कितना वॉल्यूम हुआ, क्योंकि अगर उसका प्रोडक्शन जो है वो बहुत सारे सेंस हो सकते हैं, वहाँ अगर वॉल्यूम प्रोडक्शन का मुद्दा है तो वो वॉल्यूम यील्ड में दिखाएगा। तो ये यील्ड टेबल, बाद में इसकी चीज़ें और देखेंगे कि यील्ड टेबल एक्चुअल में जो टिम्बर हार्वेस्टिंग करने के बाद जो यील्ड है, साउंड आउटर्न वगैरह है, तो उससे सेंस है इसका। लेकिन बेसिक यहाँ पर इतना ही समझ लो कि एक पेड़ है उससे कितना टिम्बर का यील्ड आया, या गम रेजिन के लिए निकाल रहा है तो कितना उससे गम निकला। तो या तो आपके पास खुद काम करो या किसी ने काम पहले से कर रखा है। तो यहाँ पर ऐसे 3 चीज़ें हैं जहाँ आप किसी इंडिविजुअल क्रॉप के या इंडिविजुअल ट्री के निकाल सकते हैं।
दूसरा है अपने पास कोई क्रॉप है, क्रॉप वही है इवन एजेड हो सकती है या अनइवन एजेड, तो फिर उसके अपने फार्मूले हैं उन्हें देखेंगे। ये देख लिया तो अपना इंक्रीमेंट वाला मुद्दा जो है वो सॉल्व हो गया। सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल ट्री के। अगर पेड़ कटा हुआ है, मतलब किसी ने पेड़ को काट दिया है, अब उनको बस देखना है कि पेड़ की कटाई तो चली रही थी, किसी ने नहीं बताया कि आपको ये पेड़ कितने साल का, बट पेड़ कट के पड़ा हुआ है। अब आपको देखना है कि अच्छा ठीक है, हमें काटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कटा पड़ा हुआ है तो हम इसी का डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, जिससे हमें हेल्प हो जाएगी अपनी डाटा कलेक्शन में। आप उस पेड़ के पास जाओगे, क्या करोगे, उसका जो पेड़ है, सपोज ये कटा हुआ पेड़ पड़ा हुआ है आपके सामने, आप यहाँ पर उसकी जो डायमीटर है कितना मोटा है यहाँ चेक करोगे, उसकी एक डिफरेंट डेप्थ पे इसकी डायमीटर चेक की जाती है। इसकी जो एनुअल रिंग्स हैं जिनसे हम इसकी एज काउंट कर लेते हैं, उनको भी डिफरेंट डेप्थ पे हम इसकी एज भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके डायमीटर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी हाइट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। जब आपके और एक है रेट ऑफ टेपरिंग, यानी कि यहाँ से ऊपर से जाने पर नीचे ये कितनी रैपिड से पतला होता जा रहा है, यानी कि रेट ऑफ टेपरिंग। तो आपको इसका हाइट मिल गई, डायमीटर मिल गया, रेट ऑफ टेपरिंग मिल गई, एज कैलकुलेशन मिल गया। तो अब आप इससे बता सकते हो कि ये पेड़ जो है वो एवरेज जो है निकल आता है कि 20 साल का पेड़ का इतना वॉल्यूम होगा, जब 15 साल का रहा होगा तो इतना एवरेज वॉल्यूम ये कर सकता है, क्योंकि डिफरेंट एज के जब आपको पेड़ मिल जाएंगे तो एक अपना एक एवरेज ग्राफ समझ में आ जाता है। तो फील्ड ट्री से हम ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर पेड़ खड़े हुए हैं तो हम क्या करेंगे, उनके टाइम टू टाइम उनके डाटा मेजर करेंगे। मेंसुरेशन अगला इसके बाद का जो चैप्टर है, जो सब्जेक्ट है फॉरेस्ट मेंसुरेशन, उसमें ये चीज़ें फिर से आएंगी, क्योंकि वहाँ एक्चुअल में हम ये चीज़ों को मेजर करेंगे। मेजरमेंट में हम क्या करेंगे कि सपोज जैसे 1 जनवरी की 1 जनवरी या हर 6 मंथ में हम पेड़ के पास जाएंगे, पकड़ेंगे, उनकी हाइट और डायमीटर की डाटा कलेक्ट करेंगे और फिर वही निकालेंगे कि डिफरेंट टाइप पे, जैसे हम सैलरी बढ़ा रहे थे उस टाइम पे वो पीरियड के हिसाब से अपना डाटा आ रहा है, और डाटा को पुट करके हम निकाल सकते हैं कि आखिर इंक्रीमेंट कितना है या इंक्रीमेंट परसेंटेज कितना है। अब वहाँ पर क्या है, अपने या तो अपने प्रेसलर फार्मूला यूज कर लो या स्नीडर फार्मूला है, ये है 400/ND, और कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला। ये तीनों ही फार्मूला को रट्टा मार लेना है। स्नीडर फार्मूला जो है वो होता है 400/ND। अभी पढ़ लो, आगे जाके से प्रॉपरली एक्सप्लेन होगा तब उसे समझ लेंगे, बार चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। 3 फार्मूले हैं बेसिकली, इनसे अपन स्टैंडिंग ट्री का जब डाटा लेते हैं हम बार तो निकाल लेते हैं कि एक ड्यूरिंग पीरियड में इसमें कितना इंक्रीमेंट परसेंटेज हो रहा है। अब बात आती है अपनी जो क्रॉप थी उसके लिए, जैसे कि अपने पास कोई रेगुलर क्रॉप है या इर्रेगुलर क्रॉप है। इर्रेगुलर क्रॉप, अब रेगुलर क्रॉप के लिए क्या है, सीधा यील्ड टेबल है। सिंगल क्रॉप के भी, सिंगल ट्री है उसका भी हम यील्ड टेबल से ले सकते हैं, या फिर पूरी क्रॉप भी है तो उसका भी यील्ड टेबल से डाटा मिल जाता है। यील्ड टेबल के बारे में मैं बता चुका हूँ कि कुछ साइंटिस्ट होते हैं वो क्या, ये डाटा कलेक्शन का काम करेंगे और एक टेबुलर फॉर्म में डाटा दे देते हैं कि अगर पेड़ जो है उसकी हाइट ये है, डायमीटर ये है, एज ये है, तो इससे इतना वॉल्यूम का टिम्बर कलेक्ट किया जा सकता है, इतना टिम्बर का यील्ड निकल जाएगी। टिम्बर की अगर वो टेबल है, टिम्बर यील्ड टेबल है, या फिर अगर सपोज चीड़ पाइन है उसके लिए रेजिन यील्ड टेबल है, तो वो बता सकता है कि एज इतनी है, हाइट इतनी है, डायमीटर इतनी है, तो इससे इतना केजी गम जो है वो निकल जाएगा, तो वो गम की यील्ड टेबल हो गई। तो यील्ड टेबल से हम इस टाइप का डाटा निकाल सकते हैं। रेगुलर क्रॉप है उसके लिए बहुत सारे फार्मूले आ जाते हैं, मेंसुरेशन में भी पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें जो कैलकुलेशन वाला काम है वो पूरा मेंसुरेशन का है, बट ये है कि यहाँ पर इन चीज़ों को हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये चीज़ें जो हैं आपको जहाँ तक याद रखना है ये तो ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसे याद रख लोगे, दिक्कत नहीं है ये, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है। इसमें फंसोगे तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, जितना अपना ये टाइम बर्बाद करता है रट्टा मारने में, याद रखने में, उतना हमें एग्जाम में इतना बेनिफिट पड़ने वाला होता नहीं है। तो यहाँ तक अपना इंक्रीमेंट जो है वह इंक्रीमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो लगभग ख़त्म हो चुका है। तो एक रिव्यू कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या किया, कि इंक्रीमेंट क्या है, उसके टाइप, करंट एनुअल इंक्रीमेंट, मीन एनुअल इंक्रीमेंट के बीच के जो रिलेशन थे उसे देख लिया था।
पीरियोडिक या जो इंक्रीमेंट परसेंटेज था उसके बाद देखा था इंक्रीमेंट परसेंटेज, और उसके जो टाइप थे उन्हें देख लिया। फिर देखा था कि इंक्रीमेंट को ऐसे कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और इंक्रीमेंट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। अब बच्चे अपने क्वेश्चन उन्हें देख लेते हैं। 2017 का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंट फार्मूला यूज्ड इन फॉरेस्ट ट्री फॉर डिटरमाइनिंग इंक्रीमेंट परसेंटेज इन डायमीटर एंड वॉल्यूम। ऐसे कौन कौन से फार्मूले हैं जो डायमीटर और वॉल्यूम इंक्रीमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। तो अपने तीन ही फार्मूले हैं, सीनियर फार्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिसलर फार्मूला। लिंक क्वेश्चन है क्योंकि फॉरेस्ट मेंसुरेशन में से फिर से डिस्कस किया जाएगा अपना। इन्हें आराम से वहाँ पर लिख देना था, थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट परसेंटेज की डेफिनेशन लिखते हैं और इसे लिख देते, काम हो जाता है। अपने कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज इंक्रीमेंट, 18 का क्वेश्चन है, व्हाट इज इंक्रीमेंट। उम्मीद है आराम से कर लोगे। डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ इंक्रीमेंट कर लोगे। डिस्कस द ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन करंट एनुअल इंक्रीमेंट एंड मीन एनुअल इंक्रीमेंट, आराम से हंसते हुए कर लोगे। फिर इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है इंक्रीमेंट करंट और मीन के बीच के डिफरेंस के, जैसे कि व्हाट इज इंक्रीमेंट परसेंटेज क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड मीन एनुअल ऑफ फॉरेस्ट स्टैंड। अब ये फॉरेस्ट स्टैंड लिखते हैं, फॉरेस्ट लिखते हैं, या कोई कहीं पे इवन एजेड या अनइवन एजेड क्रॉप लिखते हैं। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्कस द रिलेशनशिप, वही चीज़ें हैं। देयर रोल इन फॉरेस्ट मेजरमेंट, जो इंक्रीमेंट है उसका हमें फॉरेस्ट मेजरमेंट है क्या रिलेशन, यानी कि वैसे तो मेजरमेंट जब पढ़ोगे फॉरेस्ट मेंसुरेशन या फॉरेस्ट मेजरमेंट एक ही बात होती है, तो आप चीज़ें इनको और बेटर तरीके से समझोगे, लेकिन फिर भी इनके रोल डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम जब करंट और मीन एनुअल है इन सबको कैलकुलेट करते हैं इंक्रीमेंट को, तो उससे हमें क्या बेनिफिट पड़ जाता है। इसका पहला तो यह है कि हमें ये समझ में आ जाता है कि हमें जो वॉल्यूम प्रोड्यूस करना है उस वॉल्यूम तक हम कितने टाइम में पहुंच सकते हैं, यानी कि कोई भी क्रॉप है उसका रोटेशन डिटरमाइन करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। हमें उसकी यील्ड समझ में आ जाती है, हम ये डिटर्मिनेट कर सकते हैं कि कौन सा पेड़ है वो फास्ट ग्रोविंग है, कौन सा नहीं है। एक पर्टिकुलर डाटा है, अगर कोई प्लांट जो है वो उससे तेज़ ग्रोथ कर लेता है, तो उस कोई लिमिट से ज़्यादा क्रॉस कर लेता है, तो हम उसे फास्ट ग्रोविंग की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो वो कब होगा, जब तक आप मेजर नहीं करोगे तब तक कैसे पता पड़ेगा। जेनेटिक सुपीरियरिटी है, कोई प्लांट कितना हायर है, बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहा है तो उसका जेनेटिक सुपीरियरिटी अच्छी है, कम कर रहा है मतलब इन्फीरियर क्वालिटी का है। साइट क्वालिटी, एक प्लांट है जो एक जगह बहुत अच्छी कर रहा है दूसरी जगह कम कर पा रहा है, यानी कि ये जो एरिया है वो बहुत अच्छा है, ये एरिया है वो घटिया है। अब ये कैसे पता पड़ेगा, जब आप उसकी मेजरमेंट लोगे। तो ये सारी चीज़ों में हमें ये हेल्प करते हैं ये डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला एंड स्नीडर्स फार्मूला कर लोगे। डिफरेंस बिटवीन CIA MAI, रिलेशनशिप बिटवीन, वही चीज़ें घूम फिर करके चल रही हैं। अब आता है मुद्दा इस क्वेश्चन का, ये है भाई कातिल वाला काम। देखो ऐसे क्वेश्चन जो हैं टिपिकल नहीं है, कैलकुलेशन करनी होती है। मेन मुद्दा ये है कि देखो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत हैं जो सिंपल एरिया है उन्हें करो। आपके 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 में से आपको 5 करने होते हैं, ना केवल यहाँ ऐसे कैलकुलेशन वाले वैसे तो आजकल बहुत ही कम आते हैं, लेकिन कहीं भी पेपर में आपको मिल सकते हैं। ये एकेडमिक्स टाइप के हैं, इतनी चीज़ों में डिटेल में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कॉस्ट बेनिफिट जीरो है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम पचड़े में नहीं पढ़ेंगे इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं हम, लास्ट में एक और है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ थिनिंग ऑन वॉल्यूम इंक्रीमेंट। अब इसमें ऐसा कुछ है नहीं है, जो भी थी इसमें एक्सप्लेनेशन पूरा है, आप उसे पढ़ लोगे समझ लोगे हो जाएगा उसमें। अब इसमें अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा कि ग्रोविंग स्टॉक क्या होता है। ग्रोविंग स्टॉक के 2 सेंस हैं, जिसे हम फॉरेस्ट्री वाले जो दिखते हैं उनका मतलब है कि अपने पास एक फॉरेस्ट एरिया है उस एरिया में जितना भी टिम्बर ऊपर खड़ा हुआ है, इस पूरे टिम्बर को हम बोलते हैं ग्रोविंग स्टॉक। क्योंकि यहाँ पर हमारा सेंस है कि ये जो भी पेड़ खड़े हुए हैं उसको हम काटेंगे, क्योंकि अगर अपने पास बोल दिया कि ग्रोविंग स्टॉक कितना है, ग्रोविंग स्टॉक है 100 मीटर क्यूब, यानी कि इतने मीटर क्यूब, इतने घन फीट जो लकड़ी है वो यहाँ पर खड़ी हुई है, यहाँ पर लकड़ी इतनी टिम्बर खड़ा हुआ है। पर्पज़ ये मेजर करने का मतलब क्या है कि इसको हम काट सकते हैं।
तो यहाँ फॉरेस्ट्री वालों का जो एस्पेक्ट होता है ग्रोविंग स्टॉक का, कि अपने पास एक स्पेसिफिक यूनिट एरिया में कितना टोटल वॉल्यूम टिम्बर का खड़ा हुआ है। लेकिन जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए ग्रोविंग स्टॉक का जो सेंस है वो अलग हो सकता है, क्योंकि वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वाले जो इशू है उनकी कैलकुलेशन में लगे हुए हैं। तो जहाँ फॉरेस्ट्री वालों का इसकी जो ट्री की जो रूट्स हैं उन्हें ग्रोविंग स्टॉक में नहीं काउंट करते हैं हम लोग। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो भी टिम्बर खड़ा हुआ है वो उसी को काटेंगे, रूट को तो हम निकालेंगे नहीं। तो ऐसे डाटा को मेजर करने का हमें क्या फ़ायदा जिसे हम मार्केट में बेच ही नहीं सकते। तो हम वो निकालते हैं, वो चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं अपने ग्रोविंग स्टॉक के अंदर, जिसे हम हार्वेस्ट करके मार्केट में बेच सकते हैं। वही पर्पज़ है अपना कैलकुलेशन का, कि यहाँ पर जो हमारे मतलब का जो स्टॉक है वो कितना ग्रोविंग हो चुका है, यानी कि टोटल टिम्बर वॉल्यूम कितना है। लेकिन जो इन्वायरमेंटल वाले हैं, इन्वायरमेंटल साइंस वाले हैं, वो यहाँ पर रूट को भी काउंट कर लेंगे। वो यहाँ नीचे जो सरफेस पे जो ग्रासेस होंगी, श्रब्स होंगे, क्लिम्बर्स होंगे, उनको भी काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो वो कुछ ना कुछ तो कार्बन को स्टोर कर ही रहे हैं। तो ग्रोविंग स्टॉक का जो फर्स्ट सेंस है जिसे हमें फॉरेस्ट्री वालों के लिए याद रखना है वो आपको याद हो गया होगा। ग्रोविंग स्टॉक मतलब ये यूनिट एरिया में जो भी टोटल टिम्बर ग्रो कर रहा है वो। अब बात आती है कि आखिर हम ग्रोविंग स्टॉक को मेजर क्यों करते हैं, हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। पूरा सीधा सा मुद्दा है कि अगर हमें फॉरेस्ट मैनेज करना है, सपोज सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आज 2021 की 1 जनवरी को हमारे एरिया में कितना टिम्बर स्टॉक है, कितना वॉल्यूम मीटर है, और 31 दिसंबर तक मतलब इस साल की फर्स्ट डे को कितना वॉल्यूम है और लास्ट डे को कितना वॉल्यूम होगा। तो एक साल में जितना टिम्बर ग्रोथ किया 31 दिसंबर को हम उतना ही हार्वेस्ट करेंगे। तो आपको ये और ये मेजर तो करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें अगर कहीं से यील्ड कैलकुलेट करनी है, कितना टिम्बर काटना, तो वहाँ ज़रूरी है। दूसरा, बहुत सारे एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे अगर एक एरिया है उसका ग्रोविंग स्टॉक कम है, इसका बहुत अच्छा है, इक्वल एरिया है यानी कि इसका कम है, यानी कि इसकी साइट क्वालिटी घटिया है। या फिर ट्री स्पीसीज है, सेम साइट है, सेम टिक की स्पीसीज है, यहाँ पर अलग वैरायटी है, यहाँ पर अलग वैरायटी है। अगर इसका ग्रोविंग स्टॉक बहुत अच्छा है, इसका कम है, यानी कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इसका जीनोटाइप अच्छा है। तो आप समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ट्री स्पीसीज को एसेस करने में, साइट क्वालिटी को एसेस करने में, यील्ड को डिटर्मिनेट करने में वहाँ पर ये हेल्प करेगा। और क्या कर सकता है, हमने कोई ट्री थे उन्हें कोई सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीटमेंट दिया। ये बिल्कुल ऐसा है कि 2 लोग हैं, एक को आपने बॉर्नवीटा पिलाया, दूसरे को छोड़ दिया, फिर देखोगे कि दोनों में क्या फ़र्क आ रहा है। अगर इसकी ग्रोथ परफॉर्मेंस बढ़ती है, बॉर्नवीटा खिलाया 100 रुपये का, परफॉर्मेंस बढ़ी 50 रुपये की, मतलब ये खिलाना पिलाने में फ़ायदा नहीं है। और अगर 100 रुपये का खिलाया, 150 रुपये की परफॉर्मेंस दी, यानी कि बेनिफिट है। तो इस टाइप से कोई सिल्वीकल्चरल ट्रीटमेंट दिया और उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है प्लांट की परफॉर्मेंस पे, वो हमें कैसे पता पड़ेगा, जब हम उसको देखेंगे कि टोटल वॉल्यूम कितना है। तो ये जो अपने पॉइंट्स थे कि क्या करेंगे, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट साइट प्रोडक्टिविटी है, स्पीसीज क्या कंपोजिशन है, और वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज। क्योंकि जब आप मेजर करोगे तो मेजर के टाइम पे जो अपन एस्टिमेशन करते हैं कि कैसे मेजर करेंगे, वो भी देखेंगे कि ग्रोविंग स्टॉक को कैसे काउंट किया जाता है। तो जब मेजरमेंट किया जाता है तो आपको उस टाइम पे ये भी पता पड़ता है कि इस एरिया में कौन कौन सी ट्री स्पीसीज अभी ग्रो कर रही हैं, कौन कौन सी हैं, और उनका किसका कितना परसेंटेज है। दूसरा, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। आपके पास जो एरिया है, आपने सपोज आज 2000 में आपने किसी एरिया का ग्रोविंग स्टॉक कैलकुलेट किया था, जिसमें आपको पता था कि इसमें कौन कौन सी स्पीसीज है, नंबर ऑफ स्पीसीज, और उनका कौन सा कितना परसेंटेज में थी। आपने 2010 में चेंज देखा इसे, और अभी 2020 में फिर काउंट किया। आपको अगर इनके स्पीसीज कंपोजिशन में फ़र्क पड़ रहा है तो आप ध्यान दोगे कि आखिर ये स्पीसीज है धीरे धीरे क्यों गायब हो रही है। फिर आप क्लाइमेटिक इफेक्ट फैक्टर है, ग्लोबल वार्मिंग है, उससे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस स्पीसीज पे ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, किस पे कम पड़ रहा है। हेल्प इन असेसिंग फॉरेस्ट एग्जिस्टिंग कार्बन स्टोरेज। अरे कितना कार्बन स्टोरेज है, कितना अपना फॉरेस्ट है वो कार्बन को सिंक कर सकते हैं। तो जैसे हमने बोल दिया 2.5 से 3 बिलियन टन हम कार्बन को सिंक करेंगे, यानी कि उसके सिंक वाले सोर्स क्रिएट करेंगे। तो कैसे पता पड़ेगा, हमें ग्रोविंग स्टॉक से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल में ग्रोविंग स्टॉक का कैलकुलेशन का काम है वो अपने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करती है, आगे भी चलेंगे वो।
अब इससे ग्रोविंग स्टॉक से रिलेटेड पहली बात तो ये है कि ग्रोविंग स्टॉक होता क्या है, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा है इसके टाइप या कंडीशन। कुछ केस में बोल दिया जाता है कि ग्रोविंग स्टॉक ओवर स्टॉक है, ठीक है, नॉर्मल है या अंडर स्टॉक है। ये टर्म का सेंस समझ लेते हैं, आखिर ये तीनों ओवर स्टॉक, नॉर्मल और अंडर स्टॉक का मतलब क्या होता है। जैसे आपके पास एक एरिया है, इस एरिया में 10 पेड़ लग सकते हैं, मैं यहाँ पर 4 ही पेड़ लगा रहा हूँ, 6 पेड़ लगा देता हूँ। इस एरिया में 6 ट्री लग सकते हैं, और ये जो एक ट्री है इसका सपोज वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर इस एरिया में 6 ट्री है, तो टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 60 मीटर क्यूब। ये एक स्टैंडर्ड है, इतना होना चाहिए, क्योंकि प्लांट की जो कैनोपी है वो कुछ एरिया को कवर कर लेगी, तो उसके हिसाब से ये इस यूनिट एरिया में लगभग अपने 6 पेड़ ग्रो कर सकते हैं। अगर इस एरिया में 6 पेड़ होना चाहिए और 6 ही है, जो वॉल्यूम 60 मीटर क्यूब चाहिए था वो वॉल्यूम उतना ही है, तो हम इसे बोलेंगे कि ये जो ग्रोविंग स्टॉक है ये नॉर्मल स्टॉक फॉरेस्ट है, यानी कि स्टॉक जो है फॉरेस्ट का जो स्टॉक है वो नॉर्मल है। अगर यहाँ पर 60 चाहिए था और यहाँ पर कोई पेड़ जो है, या तो पेड़ 6 ना होकर के 5 है या 4 है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पेड़ जो था इसको किसी इंसेक्ट पेस्ट का अटैक पड़ गया, फायर लग गई और आधा पेड़ टूट गया, तो टोटल वॉल्यूम है वो 60 तो नहीं होगा, ये वॉल्यूम कितना होगा, 50 हो सकता है, 55 हो सकता है। यानी कि नंबर काउंट रिड्यूस हो जाए या वॉल्यूम रिड्यूस हो जाए, इसका मतलब क्या है, ये अंडर स्टॉक हो गया। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई पेड़ जो है वो एक एवरेज जो एज होनी चाहिए, सभी की सभी 10-10 साल की होना चाहिए, आपने कुछ बकैती कर दी थी, कोई पेड़ था जो काटना था आपने नहीं काटा, वो पुराने रोटेशन से नए रोटेशन में शिफ्ट हो गया, यानी कि उसका डबल एज हो गया, बूढ़ा पेड़ यहाँ पर कोई बचा हुआ है, तो इस यूनिट एरिया में 6 पेड़ तो है लेकिन इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो 5 का 50 और इसका 15, तो टोटल आपके 60 से ऊपर आ रहा है। यानी कि 6 की जगह यहाँ पर 7 पेड़ लगे हों या फिर वॉल्यूम ज़्यादा हो, तो ये इस केस को बोलेंगे अपन ओवर स्टॉक फॉरेस्ट। तो आपको ये समझ में आया कि अंडर स्टॉक क्या होता है, ओवर स्टॉक क्या होता है और नॉर्मल फॉरेस्ट क्या होता है। अब देख लेते हैं कि आखिर ग्रोविंग स्टॉक का जो कैलकुलेशन है वो हम कैसे करते हैं। कैलकुलेशन के 2 सीधे से चीज़ें हैं, एक आपसे बोला जाता है नॉर्मल ग्रोविंग स्टॉक और दूसरा बोला जाता है आपसे कि एक्चुअल ग्रोविंग स्टॉक को कैसे काउंट करेंगे। ये नॉर्मल और एक्चुअल का सेंस क्या है। नॉर्मल का मतलब होता है आइडियल ग्रोविंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, किसी एरिया का एक आइडियल यानी कि जो नॉर्मल या आइडियल जो ग्रोविंग स्टॉक है वो क्या होना चाहिए उसकी कैलकुलेट करना है। तो इसकी जो आइडियल बेस होंगे उन्हीं के हिसाब से निकालेंगे। और एक्चुअल का मतलब वहाँ पर जा कर के ग्राउंड पे चेक करना कि है कितना। तो इसका पहला तरीका है टोटल इन्यूमरेशन। इसमें क्या करेंगे, 5-6 लोगों को जो फॉरेस्ट गार्ड है उन सबको इकट्ठा करेंगे, अपने पास जो भी दिया गया एरिया है, जैसे कि सपोज ये एरिया दिया गया है अपने पास, ये एरिया है, ये जो भी है वो एक साइड से अपनी काउंटिंग करना शुरू करेंगे। पहले पेड़ काउंट कर लेंगे और हर पेड़ का कितना टिम्बर वॉल्यूम है वो काउंट करेंगे, और लास्ट में टोटल का समरी निकल जाएगी, टोटल का एडअप करके सम अप निकाल लेंगे, वो अपना हो गया ग्रोविंग स्टॉक। तो एक में तो क्या है कि हम पूरे एरिया के काउंट करेंगे, वो है टोटल इन्यूमरेशन। अब मान लेते हैं कि अपने पास जो जंगल है वो बहुत बड़ा एरिया है, बड़ा एरिया इन द सेंस सपोज ये है 1000 हेक्टर, कितना 1000 हेक्टर का एरिया। अब पॉसिबल नहीं है, आपके पास 4 लोगों का स्टाफ है, 1000 हेक्टर का काउंट करोगे तो 10 साल लगेंगे, जब तक ये काउंट करके यहाँ तक पहुँचोगे तब तक इधर का ग्रोविंग स्टॉक चेंज हो जाएगा। तो फिर क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, 1000 हेक्टर है, यहाँ पर हम 10 हेक्टर का एक सैंपल ले लेते हैं, कितने का, 10 हेक्टर का। ये इस हिसाब से होना चाहिए कि एक एवरेज सबके हिसाब की कंडीशन, ना ये बहुत अच्छी कंडीशन ना बहुत ख़राब कंडीशन। 10 हेक्टर को हम इन्यूमरेशन कर लेंगे 10 दिन में, 10-15 दिन में पूरे स्टाफ को लेके, और 10 हेक्टर में सपोज जो वॉल्यूम जो भी निकला, ये 10 में अगर 100 का मल्टीप्लाई करें तो ये डाटा आ जाएगा 1000 हेक्टर का। तो यहाँ पर 10 में सपोज जो भी वॉल्यूम काउंट किया ग्रोविंग स्टॉक वो निकल गया अपना XYZ, ये डाटा निकल गया।
उसमें अपन 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना इस पूरे एरिया का ग्रोविंग स्टॉक निकल आएगा। तो ये जो छोटा सा सैंपल बना लेते हैं वो है सैंपल इनूमरेशन, यानी कि पार्शियल इनूमरेशन। तीसरा होता है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग जैसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो अपनी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून है वो करते हैं। वो क्या करेंगे, सैटेलाइट से सीधे डाटा ले लेते हैं। सैटेलाइट की जो इमेजरी पिक्चर होती है वो ट्री काउंट कर लेती है, उसके हिसाब से ट्री की कैटेगरी है, ये कैटेगरी के 1000 पेड़, जस्ट एग्जांपल के लिए ये कैटेगरी जिनका क्राउन जो है, जब ऊपर से देखते हैं तो पेड़ का जो क्राउन होता है, जैसे कि ये एक ट्री है, इसका ये क्राउन जो है जब ऊपर से देखते हैं तो ये ऐसा गोल दिखेगा। तो ये जो क्राउन है, इसका क्राउन जो है वो क्राउन की साइज के हिसाब से जो पिक्सल बनता है, तो वो उनके पिक्सल की कैटेगराइज कर लेते हैं। इस कैटेगरी के सपोज 1000 पेड़ हैं, इस कैटेगरी के 2000 हैं, इसके 5000 हैं, इसके 20000 हैं। बस काम ये होता है कि हम जा कर के ग्राउंड पे जाते हैं और जो कैटेगरी उसने बता रखी है उस कैटेगरी के प्लांट को आइडेंटिफाई करके ये देख लेते हैं कि उस पेड़ का कितना ग्रोविंग स्टॉक है। इसके 1000 पेड़ थे, इसका वॉल्यूम निकला, सपोज ये इसका टिम्बर वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, तो ये 1000 का मतलब 1000 मीटर क्यूब। इसके 2000 थे, एक का पेड़ का निकला सपोज 2 मीटर क्यूब, तो 2000 इंटू 2 यानी कि 4000 मीटर क्यूब। लास्ट में सबको काउंट कर लिया। तो इस टाइप से अपन रिमोट सेंसिंग से भी कर लेते हैं। अब ये जो है इससे निकलता है ग्रोविंग स्टॉक एक्चुअल वाला जो ग्राउंड पे है। लेकिन हम हमेशा एक हाइपोथेटिकल दुनिया में रहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो क्या होता है कि जब प्रैक्टिकली लेवल पे नहीं करते हैं और उनका एक टेबलर फॉर्म बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं यील्ड टेबल, तो यील्ड टेबल से भी हम ग्रोविंग स्टॉक काउंट कर लेते हैं और मीन एनुअल इंक्रीमेंट से भी करते हैं। अब इसे समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मीन एनुअल इंक्रीमेंट से ग्रोविंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है कि व्हाट इज ग्रोविंग स्टॉक। और ये जो नॉर्मल ग्रोविंग स्टॉक है उसको हम मीन एनुअल इंक्रीमेंट से, फाइनल मीन एनुअल इंक्रीमेंट से कैसे काउंट करेंगे। तो इसे समझ लेते हैं कि कैसे करोगे। अब इसने यहाँ पर जैसे बोला कि क्लियर फिलिंग सिस्टम, यानी कि आपको याद होगा अपना ये सीढ़ी वाला जो सिस्टम था वो याद आ गया हुआ है। जैसे मान लेते हैं आपका जो लास्ट चल रहा है, जो फर्स्ट ईयर की क्रॉप है, ये इसका एंड है। देखो कैलकुलेशन है, इसके 3 कंडीशन हो सकती है। एक, जब यहाँ पर फर्स्ट ईयर की जो प्लांटेशन है वो स्टार्ट हो रही होगी, तो जब यहाँ पर इसकी सीडलिंग हुई होगी तो यहाँ पर ये जो मैच्योर क्रॉप है वो 10 ईयर की नहीं होगी, ये 9 ईयर की ही हो रही होगी। और अगर इसे हम साल के एंडिंग में लेंगे, 31 दिसंबर को इसके मेजर करेंगे, तो ये यहाँ की क्रॉप अगर 1 साल की हो चुकी है तो ये क्रॉप अपनी पूरी 10 साल की हो चुकी होगी। और अगर साल के बीच में लिया तो ये आधे साल की होगी, तो फिर ये होगी अपनी 9.5 साल की। ये तो बात समझ में आ गई होगी। अब इससे करना है तो पहले हम इसी के हिसाब से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें 2 टाइप की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहली कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी, क्योंकि ये सीधे के सीधे पेड़ जो है जिन्हें हम काट रहे हैं, सीधे 10 साल के एंड पे हम काट रहे हैं। अब मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम देख लेते हैं कि हमने जब पेड़ काटे इनके, सपोज 1 हेक्टेयर का एरिया था, हमने उनका वॉल्यूम काटा और वो सपोज अपना निकल आया 500 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम निकल आया ये लास्ट ईयर के पेड़ों का। लेकिन आपको ये पता है कि लास्ट ईयर के पेड़ जो हैं वो 10 साल के हैं। सपोज मान लेते हैं कि हर साल उसने 1 यूनिट ग्रोथ किया और वो यूनिट को हम नंबर दे देते हैं आई से, तो इसे हमने 10 आई में डिवाइड कर दिया। ये 1 साल की एंडिंग में कर रहे हैं, तो इसका 1 आई हुआ, इसका 2 आई, 3 आई, 4 आई और उसका होगा लास्ट वाले का 10 आई। तो 10 आई है, यूनिट इतना है, यानी कि हर साल इसने 50 मीटर क्यूब की ग्रोथ की। ये हम कब कर रहे हैं, जब ईयर का एंड है उस टाइम पे। इससे हमें ये तो समझ में आया कि ये जो पेड़ था उसने लगभग हर साल का जो इसका जो एवरेज मीन जो है एवरेज वो 50 मीटर क्यूब की ग्रोथ का आ रहा है। अब आपको ये ग्रोथ तो पता पड़ गई, आपको काउंट करना था कि एक्चुअल में आपका जो एरिया है यहाँ पर कितना वॉल्यूम खड़ा हुआ है। तो आप क्या करोगे, आप इसकी काउंटिंग करना शुरू करोगे। इसमें कितने हैं, 10 आई, इसमें है 9 आई, 8 आई, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आप क्या करोगे, इन टोटल को काउंट कर दोगे, 1, 2, 3 सबको, तो ये अपने बनते हैं 55 आई। ठीक है, ध्यान दो,
हम ये जो काउंट कर रहे हैं ये फर्स्ट आई इसलिए आ रहा है क्योंकि हम ये 31 दिसंबर यानी कि साल के एंडिंग में कर रहे हैं, जब यहाँ की प्लांटेशन के बाद इसने लगभग 1 साल की पूरी ग्रोथ ले चुका है और ये यहाँ पर पूरी 10 ईयर की ग्रोथ ले चुका है। जब आप यहाँ पर आई का कैलकुलेशन करोगे तो ये निकलेगा 55 आई। अगर आप साल की स्टार्टिंग में ले लोगे तो यहाँ पर ये एक आई है वो होगा ही नहीं, यहाँ पर होगी 0 और यहाँ पर 10 नहीं होगा, यहाँ पर 9 होगा, यानी कि यहाँ पर 10 के 10 जो हैं सभी में एक एक आई गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर इस केस में अपने यहाँ डाटा आएगा 45 आई का। और अगर आप साल के बीच में लेते हो तो मतलब यहाँ पर आई ना आकर के ये i/2 आएगा, यहाँ पर 9.5 आई आएगा। तो इस टाइप से अपना जो डाटा आएगा वो आएगा यहाँ पर 50 आई का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 45 आई, 50 आई और 55 आई समझ में आ गया होगा कि ये है क्या। यहाँ पर जो टिम्बर खड़ा हुआ है उसकी हर साल की ग्रोथ को अपन ने एक यूनिट दे दिया, उस यूनिट का नाम दे दिया आई। आप कुछ भी दे लो, एल के डब्ल्यू जो भी देना हो वो दे दो, और उसको टोटल को काउंट कर लिया कि यहाँ टोटल टिम्बर वॉल्यूम कितना खड़ा है। अब हमें इसको मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा इसका ले लिया कि इसको पेड़ काट करके हमने मेजर कर लिया कि 10 आई इतना है। तो आई मतलब कितना निकल आया अपना आई, एक आई सिंगल निकला था अपना 55, एक आई अपना कितना निकला था 50, यहाँ पर एक आई निकला था 50। तो अब एक आई है 50, यहाँ पर टोटल कितनी 55 आई है। अगर साल के एंडिंग में ले रहे हैं तो यहाँ पर 55 आई थी तो 55 ये और एक आई का वैल्यू कितनी 50। तो टोटल टिम्बर वॉल्यूम कितना निकला अपना 2750 मीटर क्यूब, यानी कि इस एरिया में इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम खड़ा हुआ है। ये कब कर रहे हैं साल के एंडिंग में। अगर आपने मिड में करोगे तो यहाँ 55 की जगह अपन 50 आई लिखेंगे तो 50 ये कितना आएगा 25 ये आ जाएगा इतना मीटर क्यूब। और अगर साल की स्टार्टिंग में ले लेंगे जब ये पहली आई भी डेवलप नहीं हुई तो उस टाइम पे इसमें 250 और कम हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2250 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर अपन ये निकल आया 45 का लिया। तो ये जो टोटल वॉल्यूम है मीन एनुअल इंक्रीमेंट से कैसे निकालते हैं, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके लास्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, सीधा है व्हाट इज ग्रोविंग स्टॉक, हाउ इज नॉर्मल ग्रोविंग स्टॉक कैलकुलेट इन क्लियर फिलिंग सिस्टम बेस्ड ऑन मीन एनुअल इंक्रीमेंट, ये आई है। सो बाय योर इंटरप्रिटेशन अदर ग्राफिकली और थ्योरेटिकली हाउ अ फॉरेस्ट यील्ड डिपेंड अपॉन ग्रोविंग स्टॉक, कि भाई किसी एरिया की जो यील्ड है वो ग्रोविंग स्टॉक पर डिपेंड करती है, कैसे आपको शो करना था। तो सीधी सी बात है, आप ये मीन एनुअल इंक्रीमेंट वाले से भी शो कर सकते हैं, कोई सीधे लिखा भी जा सकता था कि जहाँ पर ज़्यादा ग्रोविंग स्टॉक होगी वो ज़्यादा, जहाँ पर ज़्यादा पेड़ है उनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा तो यील्ड भी ज़्यादा होगी। अगर कोई 1 हेक्टर का एरिया है जिसमें 4 पेड़ खड़े हुए हैं तो यील्ड आपको 4 ही पेड़ की मिलेगी ना भाई, तो यील्ड भी कम रहेगी आपकी। हाउ इन्यूमरेशन ऑफ ग्रोविंग स्टॉक इज डन, वो पूरी टेबल बना दोगे। डिस्क्राइब ब्रीफ वेरियस मेथड ऑफ इन्यूमरेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग प्लान, ये वर्किंग प्लान का क्वेश्चन आ गया है, ज्वाइंट कर दिया गया क्वेश्चन। डिस्क्राइब ब्रीफ वेरियस मेथड ऑफ इन्यूमरेशन फॉर वर्किंग प्लान, तो ये जो इन्यूमरेशन का काम है यानी कि फॉरेस्ट इन्वेंट्री का, अभी मेंसुरेशन पढ़ेंगे आगे, इसके 1-2 वीडियो पीछे आ जाएगा, तो उसमें जब इन्यूमरेशन पढ़ेंगे फॉरेस्ट इन्वेंट्री पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ों को डिटेल देखेंगे। नाम वही है, सैम्पलिंग जो आएंगे रैंडम सैम्पलिंग वाले मेथड है, पॉइंट सैम्पलिंग आएंगे, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर लिख देना था। क्योंकि वर्किंग प्लान में जो काम करेंगे डाटा कलेक्शन का, वो चाहे ग्रोविंग स्टॉक में जो पढ़ा वो भी वही आएंगे, वही मेंसुरेशन में रिपीट होंगे और वही वर्किंग प्लान में आएंगे। डिफाइन ग्रोविंग स्टॉक, एक्सप्लेन एस्टिमेशन ग्रोविंग स्टॉक एंड डेंसिटी, एक्सप्लेन द एस्टिमेशन ऑफ ग्रोविंग स्टॉक, तो ग्रोविंग स्टॉक का एस्टिमेशन कैसे किया जाता है वो देखना था, और डेंसिटी का कैसे करते हैं वो देखना है। डेंसिटी हम सिल्विकल्चर में देख चुके हैं, यहाँ पर आप इसका एस्टिमेशन यहाँ पर ये सीधा ये तो देख ही चुके हैं, यहाँ पर ये टेबल फॉर्म में बना सकते हो कि कैसे करते हैं। तो ग्रोविंग स्टॉक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें और क्या बचा हुआ क्वेश्चन भाई, व्हाट इज नॉर्मल ग्रोविंग स्टॉक, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल ग्रोविंग स्टॉक इन क्लियर फिलिंग सिस्टम विद ग्राफिकल, ये तो अभी कर ही चुके हैं।
अगला टॉपिक समझते हैं, ये है अपना एज क्लास और एज ग्रेडेशन। बेसिकली इसमें हमें ये जो टर्म है उन्हीं को समझना है, 4-5 टर्म है उनको समझना है। ये कभी क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन इनको कहीं किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ पूछ लिया जाता है, या फिर क्वेश्चन जो आ सकता है। अगला चैप्टर समझ लेते हैं, वो है अपना एज क्लास एंड एज ग्रेडेशन। लगभग 4-5 टर्म है, ये टर्म को ही समझना है, ये कभी डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं। या तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि इनकी स्टडी या ये जो टर्म है इनको देखने से स्टडी करने का हमें क्या बेनिफिट है, क्या यूज है, उस पर क्वेश्चन आ जाता है। या फिर ये टर्म किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ लिंक में आ जाते हैं, तो वहाँ पर जब क्वेश्चन लिखते हैं तो एक टाइप से वैल्यू एडिशन हो जाता है, बस वही पर्पज़ है अपना। तो यहाँ ये जो टर्म है एज क्लास क्या है, और उसके 2-3 टर्म है, 3 टर्म है एज क्लास से रिलेटेड और 2 टर्म एज ग्रेडेशन से। तो ये 5 टर्म जो है इनका सेंस क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं एज क्लास क्या है। मान लेते हूँ कि आप किसी एक फॉरेस्ट्री के कॉलेज में प्रोफेसर हैं, आपकी एक क्लास हो रही है। क्लास में सपोज आपके पास 40 स्टूडेंट हैं, कितने 40 स्टूडेंट्स हैं। अब फॉरेस्ट्री जो स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली उसमें सभी के सभी एक ही एज ग्रुप के नहीं हो सकते हैं, तो आप इनको कुछ क्लासीफाई करोगे कि सपोज वो स्टूडेंट जो 20 से 22 साल की एज ग्रुप में है, यहाँ पर आपने एज लिख लिया और यहाँ पर उनका नंबर लिख लिया। इसमें निकल गए अपने 5 स्टूडेंट। वो स्टूडेंट जो 23 साल से लेके 24 साल के, 23-24 के हैं, 23 साल के 24 के, वो निकल गए अपने 10। जो है 25 से 26 के वो निकल गए अपने 15। यानी कि इस टाइप से आप जो स्टूडेंट्स थे उनको ग्रुपेज में कर दिया। इसे बोलते हैं क्लासेस करना। यानी कि एज क्लास मतलब कोई एक इंटरवल ले लेते हैं जिसके बेस पे आपने जो भी डाटा कलेक्ट किया है उसको क्लासीफाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ट्री ले लिया, इनकी एज क्लास ले ली 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, ये ले लिया। नंबर ऑफ ट्री कितने आए और इसका टोटल वॉल्यूम कितना, तो ये क्या है, ये है एज क्लास। अब ये एज क्लास का जो ड्यूरेशन है वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है 1 से 5, यहाँ पर 5 साल का डिफरेंस से चल रहा है, यानी कि एज क्लास जो है वो 5 ईयर की लेके चल रहा है, या इंटरवल 1 साल का भी हो सकता है। पहले आप यही समझो कि एज क्लास क्या है। एज क्लास is one of the interval into which the range of tree growing in a forest area divided for classification purpose। अब आपसे अगर ये बोला जाए कि एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस आता है तो उसका पर्पज होता है कि आपकी जो एज क्लास थी उनको आप पाई चार्ट में रखेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस है कि किस एज क्लास के लोग कितने परसेंटेज में है, यानी कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है वो देखना। जैसे कि इसके सपोज है एज ग्रुप के हिसाब से कर ले कि एज क्लास ऑफ 6 से 10 ईयर जो था, ये 1 से 5 ईयर के सपोज ये 35% बना रहे हैं, ये जो है सपोज 20% बना रहे हैं, ये कुछ और बना रहे हैं। तो ये इस टाइप से दिखाना है, वो है एज क्लास का जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है परसेंटेज के रेशियो में। या फिर उसे ऐसा भी समझ सकते हो कि आपके पास जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें कौन सा एज क्लास किस एरिया में फैला हुआ है। इससे हमें हेल्प क्या है, इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि अपने पास जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें ग्रोइंग स्टॉक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो किस किस एरिया में डिफरेंट में फैला हुआ है। इससे हमें जो यील्ड कैलकुलेशन है उसमें मदद मिलती है। एक फॉरेस्ट एरिया में कहीं पे ग्रोइंग स्टॉक कम है, या जो अपनी जो एज क्लास है वो समझ में आ रहा है कि इनका एज क्लास जो है ये 6 से 8 ईयर है, इनका टोटल वॉल्यूम कम है, यानी कि वो जिस एरिया में उनकी परफॉर्मेंस कम है, तो ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेशन में हेल्प हो जाती है। एक और है जिसे बोलते हैं नॉर्मल सीरीज ऑफ एज क्लास। यहाँ देखो एज क्लास टर्म चल रहा है, यहाँ पर आगे लिख किया नॉर्मल एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, या तो आपको सीधा लिखना होगा नॉर्मल एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नॉर्मल सीरीज ऑफ एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है नॉर्मल सीरीज का मतलब क्या हुआ, कोई सीरीज चलती है तो वो ऐसा होता है स्टेप बाय स्टेप, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, जैसे आजकल वेब सीरीज चलती है जो मूवी वगैरह चल रही है, मीन्स एक के बाद चलेगी। नॉर्मल सीरीज का मतलब कि आपकी जो भी एज क्लास है वो कंटिन्यूस चलेगी।
ऐसा नहीं कि बीच में कुछ गायब हो जाए, 2-4 पिलर जो है वो गायब हो जाए, गायब नहीं होंगे, पूरे स्टार्टिंग से के एंड तक सब कुछ नॉर्मल हो लेके चलेंगे, पूरी काउंटिंग उनकी होगी, कोई गायब नहीं होगा। इसे बोलते हैं नॉर्मल सीरीज ऑफ एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट टर्म आता है एज ग्रेडेशन का, कि एज की ग्रेडिंग क्या होती है। जब भी अपन चीज़ों की ग्रेडिंग करते हैं तो उन्हें एक यूनिट में लेके चलते हैं। ग्रेडिंग ऐसे नहीं करते हैं कि एक ये मीन्स कुछ भी होता है, ग्रेडिंग जनरली सिंगल यूनिट लेके चलते हैं हम लोग। तो ये जो एज ग्रेडेशन है वो है एज क्लास विथ 1 ईयर एज द इंटरवल। एज क्लास ही होगी लेकिन वो इंटरवल जो है वो 5 ईयर 6 ईयर 4 ईयर वो नहीं होगा, सिंगल ईयर का होगा। उसे बोलते हैं हम एज ग्रेडेशन। जैसे ग्रेड भी जो अपन करते हैं ना, तो वो किसी पर्टिकुलर बेस पे लेके चलेंगे, 1 बोरा 2 बोरा 4 बोरा। ट्रक है तो अपन ग्रेड करेंगे कि ये वो फार्मर है, जैसे अपन हेक्टर में करते हैं, ये वो है फार्मर है जिनके पास 1 हेक्टर का एरिया, ये है 2 है, ये 3 है। तो ग्रेडेशन किया जाता है, उसमें सिंगल यूनिट लेके चलेंगे, तो 1 ईयर है ये इंटरवल। और अगर आपसे नॉर्मल सीरीज ऑफ एज ग्रेडेशन बोला जाए, नॉर्मल सीरीज ऑफ एज ग्रेडेशन बोला जाए तो उसका मतलब है कि जो भी आपकी एज ग्रेडेशन है यहाँ से यहाँ तक, उसमें कोई भी बीच के गायब नहीं होने चाहिए, पूरे होने चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये एज क्लास और एज ग्रेडेशन का मतलब सेंस समझ में आ गया होगा। तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है कि आखिर हमें इसका इम्पोर्टेंट क्या है वो समझ में आ जाएगा। कि देखो, एक तो हमने अगर कहीं की एज क्लास एज ग्रेडेशन को कैलकुलेट किया तो हमें समझ में आता है कि फॉरेस्ट का कंपोजिशन क्या है, ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कौन सी ट्री की एज कितनी है। देखो, ग्रोविंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं तब हम वॉल्यूम देखते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि एक्चुअल में एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उनका। तो वो एज वाइज देखना है, या जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें ट्री स्पीसीज का कंपोजिशन कैसा है, ग्रोविंग स्टॉक के टाइम पे कई बार वो चीज़ें इग्नोर कर दी जाती हैं। यहाँ पर उन चीज़ों पे ही ध्यान दिया गया है। तो कई बार ये जो एज क्लास है, एज ग्रेडेशन है, ये ग्रोविंग स्टॉक के साथ ही कैलकुलेट कर ली जाती है। सिल्वीकल्चरल ट्रीटमेंट दिया किसे, इस एज को देने पे क्या रिजल्ट आएगा, इस एज पे देने पे क्या ट्रीटमेंट आएगा, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको बॉर्नवीटा पिलाया गया। स्टार्टिंग में पहली से 5 साल के बच्चों को पिलाया जाए तो उनकी 40 साल पे क्या रिजल्ट आएगा, या उनकी जो ग्रोथ है, हाइट ग्रोथ है, वो कैसे बढ़ेगी। 5 से 10 साल वालों को पिलाई जाए तो क्या रिजल्ट आएगा, और 25 से 30 वालों को अगर कॉम्प्लेन पिला दो तो क्या उनकी हाइट बढ़ेगी कि नहीं। मीन्स कोई भी ट्रायल कर रहे हो डिफरेंट एज पे, तो वो चीज़ों में हमें यहाँ हेल्प हो जाती है। और कौन सी एज ग्रुप कितना कार्बन स्टॉक कर रहा है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर क्वेश्चन जैसे आया तो आराम से हम लोग इसे हैंडल कर सकते हैं कि आखिर एज क्लास और एज ग्रेडेशन का हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। अब समझते हैं नॉर्मल फॉरेस्ट। नॉर्मल फॉरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि ये कोई कहीं पे फॉरेस्ट पाए जाते हों या कैसी कुछ कहीं एग्जिस्ट करता हो, नहीं। नॉर्मल का जो सेंस होता है वो एक टाइप से आइडियल फॉरेस्ट का है। देखो, जैसे आप कोई कंपनी चलाना चाहते हो तो आप कुछ स्टैंडर्ड रखोगे कि एक अच्छा CEO ऐसा होना चाहिए कंपनी का। या अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप कोई बुक पसंद करते हो, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, सपोज जस्ट एग्जांपल के लिए, तो लक्ष्मीकांत एक स्टैंडर्ड हो गया। कोई भी बुक जो लक्ष्मीकांत से है, आप सभी बुक्स को लक्ष्मीकांत से कंपेयर करोगे, क्या ये इसी हिसाब से है या नहीं। यानी कि कोई आइडियल कंडीशन, आपके पास फॉरेस्ट कैसा भी है आपके पास, आप चाहते हो कि एक स्टैंडर्ड फॉरेस्ट ऐसा होना चाहिए। और हमारा एम है, जितनी भी फॉरेस्ट पॉलिसी वर्किंग प्लान है उन सब का एम होता है कि हमें यहाँ पर पहुँचना है। आपको कुछ तो आइडियल रखने पड़ेंगे ना कि आपको कहाँ पहुँचना है। तो नॉर्मल फॉरेस्ट मतलब वो एक आइडियल फॉरेस्ट है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, बट वो आइडियल का फॉरेस्ट है जहाँ पर हमें अपनी जो इंडियन फॉरेस्ट है उन्हें लेके जाना है। अब ये जो आइडियल फॉरेस्ट है, इसके साथ क्या कंडीशन होनी चाहिए कि तब वो आइडियल होगा। जैसे आपकी कंपनी है, उसका CEO है, उसमें क्या होनी चाहिए कैरेक्टर। आप बोलोगे कि देखने में अच्छा हो, दिमाग बहुत अच्छा चलता हो, उसे कोई प्रॉब्लम दो और वो चुटकियों में सॉल्व कर देता हो। यानी कि कुछ उसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर होंगे जिसके बेस पे आपने उसे अपना आइडियल बनाया। तो यहाँ पर जो नॉर्मल फॉरेस्ट है उसकी भी कुछ पिलर होंगे जिसके बेस पे हम किसी फॉरेस्ट को बोलेंगे कि हाँ ये नॉर्मल फॉरेस्ट है, ये नॉर्मलिटी के पास है, ये नॉर्मल फॉरेस्ट नहीं है। यहाँ पर इसके 3 बेसिक पिलर हैं। वो बेसिक पिलर क्या है? एक है ग्रोविंग स्टॉक, दूसरा है एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा है इंक्रीमेंट।
कि 3 बेसिक पिलर हैं। अगर कहीं पर भी ये तीनों चीज़ें हमें आइडियल कंडीशन में मिल जाती हैं, इसका मतलब हमारा जो फॉरेस्ट है वो आइडियल फॉरेस्ट है, वो नॉर्मल फॉरेस्ट है। अब तीनों टर्मों को एक एक करके समझते हैं। पहला है ग्रोविंग स्टॉक है वो आइडियल हो, यानी कि ग्रोविंग स्टॉक नॉर्मल हो। नॉर्मल ग्रोविंग स्टॉक कब होगा? जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख चुके थे कि अपने पास एक एरिया बनाया था, इस एरिया में 6 पेड़ बनाए थे और यहाँ पर जो 6 ट्री जो खड़े किए गए थे, इनका टोटल वॉल्यूम हमने कितना किया था? 60 मीटर क्यूब। अगर ये आइडियल कंडीशन है, यहाँ पर 6 पेड़ होना चाहिए था, 6 के 6 है, टोटल वॉल्यूम 60 मीटर क्यूब होना चाहिए था, टोटल वही है। यानी कि ये फॉरेस्ट जो है वो अपना आइडियल ग्रोविंग स्टॉक वाला कंडीशन अचीव कर ली इसने। दूसरी कंडीशन है आइडियल एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान दो, आइडियल का कंडीशन कहने का मतलब है कि एक एवरेज फॉरेस्ट में, जैसे कि एज क्लास अगर हम लेते हैं कि मोटे तौर पे ले लेते हैं कि 1 से 5 साल, 5 से 6 से 10 साल, 11 से 15 साल और 16 से 20 साल। कोई क्रॉप लगाई है जो 20 साल के रोटेशन की है और इसमें 4 ग्रुप में, जस्ट एक शॉर्ट के लिए 4 ग्रुप डिवाइड कर लिए। हर ग्रुप का इसमें जो परसेंटेज है वो बराबर होना चाहिए, जिससे कि जब हम हार्वेस्ट करें तो हमें बिल्कुल हर साल एक फिक्स अमाउंट में ही मिले। एक जो काटने के लिए लकड़ी है या जो वॉल्यूम है, हर साल यील्ड जो है वो बिल्कुल फिक्स मिले। यानी कि सभी जो एज क्लास है उनका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो, यानी कि सभी के सभी बराबर बराबर एरिया को कवर करती हो। अगर ये 20 ग्रुप है तो इस पूरे एरिया में 20 पार्ट में डिवाइड करेंगे और सभी लगभग बराबर हिस्से पे हों, तो उसे हम बोलेंगे नॉर्मल एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट भी जो है वो नॉर्मल हो। देखो, पेड़ की जो एज होती है उसकी अलग अलग एज में ग्रोथ एज ज़्यादा होती है, कम होती है। यहाँ पर आइडियल की कंडीशन है कि नॉर्मल हो। इसका मतलब क्या है? जैसे कि ये है, यहाँ पर सभी एक ही ग्रुप के किसी पीरियोडिक ब्लॉक में बोला है कि एज ही एज के हैं, तो यहाँ पर 60 हो गई। अब आपने क्या किया कि कोई पेड़ को काटा नहीं था, ये बूढ़ा लगा हुआ था, इसकी वॉल्यूम जो है इंक्रीमेंट है, क्योंकि बड़े यंग पेज है, यंग जो ट्री है उनकी इंक्रीमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर टोटल काउंट आ रही है आपकी 65, यानी कि ये जो स्टैंडर्ड है उससे ज़्यादा आ गई। या किसी में बीमारी लग गई, उसकी आ गई 45, तो 45 मतलब जो रिक्वायरमेंट है उससे कम आ गई, तो ये नॉर्मल नहीं होगी। जब कहीं पर हमें ये तीनों कंडीशन मिल जाती है, उस फॉरेस्ट को हम बोल सकते हैं कि ये फॉरेस्ट जो है वो नॉर्मल फॉरेस्ट है। तो अब इसमें बात आती है कि आखिर कोई फॉरेस्ट जिसे हम नॉर्मल बोल रहे हैं वो एबनॉर्मल कब हो सकता है, यानी कि ऐसी क्या क्या कंडीशन है जब कोई फॉरेस्ट है वो नॉर्मल नहीं मानेंगे, हम बोल ही नहीं सकते कि नॉर्मल है। तो उसकी कंडीशन सीधी 3 है। 3 ही जो बेसिक पिलर हैं जिन्हें बोलते हैं ट्रिनिटी ऑफ नॉर्म्स। ग्रोविंग स्टॉक उसका नॉर्मल ना हो, या तो ओवर हो या अंडर स्टॉक हो, एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर ना हो, इंक्रीमेंट सही ना हो। वही 3 चीज़ें सीधी सी आ गई। व्हेन ग्रोविंग स्टॉक जो ओवर या अंडर स्टॉक हो, जो एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन है वो एबनॉर्मल हो जाए, इंक्रीमेंट है वो भी या तो सब नॉर्मल या एबनॉर्मल, या तो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, या नॉर्मल इंक्रीमेंट विद एबनॉर्मल फॉरेस्ट। सब कुछ नॉर्मल बता रहा है लेकिन वो एबनॉर्मल कंडीशन। इसका कहने का मतलब है जैसे कि अपने पास सपोज ये जो एरिया थे, यहाँ पर जो 6 पेड़ थे और 6 ट्री होना चाहिए, इनकी जो वॉल्यूम है वो 60 मीटर क्यूब होना चाहिए। अब सपोज यहाँ पर 6 की जगह 7 पेड़ हो गए और ये पेड़ जो है इनका वॉल्यूम थोड़ा कम था तो इसने कंपनसेट कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पर आ गया लेकिन नंबर गड़बड़ आ गया। तो इस टाइप से इंक्रीमेंट नॉर्मल हो लेकिन अदर फैक्टर में कुछ वजह से वो एबनॉर्मल हो जाए, या फिर सपोज सब कुछ सही चल रहा है, 6 पेड़ है, इसको हटा देते हैं, 6 ट्री है, 60 आ रहा है, लेकिन ये बहुत ओल्ड वाला पेड़ है और ये बिल्कुल यंग है। सभी 10-10-10 के नहीं है, ये 5 का है, ये 15 का है, डाटा भी 6 का है, वॉल्यूम भी 60 का, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। तो इस टाइप की कंडीशन आ जाती है इंक्रीमेंट के साथ। तो ये है एबनॉर्मलिटी के कारण।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब द नॉर्मल फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट फॉर कॉमर्शियल प्लांटेशन। पढ़ लेना, इसमें सब कुछ एक्सप्लेन पहले से ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है स्टैंड, स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स। लास्ट में 2 चैप्टर बचे हुए हैं, ये स्टैंड वाला है और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बेस्ड है, तो ये अपना ये वीडियो वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अब स्टैंड स्ट्रक्चर में बहुत कुछ है नहीं है, इन चीज़ों का हम पहले से समझ सकें, दोनों चीज़ें ही हैं। पहली है स्टैंड स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला सेंस आता है कि आखिर स्टैंड क्या होती है। हमने अभी तक फॉरेस्ट को पढ़ा, वैसे सिल्वीकल्चर में स्टैंड को देख चुके थे। कुल मिला के सेंस ये है कि जैसे एक पहाड़ का एरिया है, क्या यहाँ पर जो फॉरेस्ट है हिल टॉप पे है और यहाँ वैली में जो होंगे वो फॉरेस्ट एक से होंगे, या फिर सपोज ये पूरा उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, सपोज रुद्रपुर को ले लेते हैं, या जो अपना हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं जिसमें पहाड़ियाँ भी हैं और रिवर वाला एरिया भी है, तो क्या यहाँ पर वैली में और जो रिवर की जो बेस है यहाँ पर पूरा जो फॉरेस्ट है वो एक ही होगा? आपका आंसर रहेगा बिल्कुल नहीं हो सकता। हाइट का, अल्टीट्यूड का इम्पैक्ट पड़ेगा, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी यहाँ बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ वैली में थोड़ी कम होगी, यहाँ तो बहुत ही कम होगी। तो ये चीज़ें फ़र्क पड़ेंगी, अल्टीट्यूड का है, सोलर रेडिएशन का जो फैक्टर है उनका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वेजिटेशन जो है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग होगा, यानी कि आपके पास एक बहुत बड़ा जो एरिया दे दिया गया कि ये फॉरेस्ट एरिया है, आप पूरे फॉरेस्ट एरिया को एज ए यूनिट मान करके कोई भी सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन नहीं कर सकते। आप उस फॉरेस्ट एरिया को छोटे छोटे पैच में डिवाइड करते हो, यानी कि जैसे ये पैच ले लिया हमने, ये वो एरिया है जहाँ की वेजिटेशन ऑलमोस्ट सेम होगी, इन्वायरमेंटल क्लाइमेटिक कंडीशन जो है ऑलमोस्ट सेम होगी, तो इसको हम बोलेंगे स्टैंड। तो एक बड़े फॉरेस्ट एरिया को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं जिनकी कंडीशन सिमिलर जैसी हो, उनको बोला जाता है स्टैंड। तो आपको समझ में आना चाहिए कि स्टैंड से मिल करके फॉरेस्ट एरिया बनता है, ना कि फॉरेस्ट एरिया से मिल करके स्टैंड कोई बनता है। स्टैंड कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो अपन यहाँ पर जितनी भी स्टडी करते हैं स्टैंड, स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स, इसका मतलब है किसी एरिया में जाएंगे जो अपना स्टैंड है और उसकी स्टडी करेंगे स्टैंड स्ट्रक्चर में। अब स्ट्रक्चर में क्या स्टडी करेंगे, यही देखेंगे कि स्टैंड है वो प्योर है या मिक्स है। आपके पास कोई फार्मर था जिसने अपने खेत में टी की टी ग्रो कर रखा है, तो वो प्योर स्टैंड है या मिक्स है। दूसरा स्टैंड डेंसिटी हो सकती है, ओवर स्टॉक, अंडर स्टॉक, ओवर कुछ भी हो सकता है, या फिर इसे हम इस हिसाब से भी कर लेते हैं इवन एजेड, अनइवन एजेड, टू एजेड। ये सारी चीज़ें हम लोग सिल्वीकल्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा मुद्दा कुछ अपना होता नहीं है। नेक्स्ट मुद्दा आता है इसकी स्टैंड डायनामिक्स से। डायनामिक्स का मतलब होता है कि जो स्टैंड है वो एज के साथ चेंज होती है, टाइम के साथ चेंज होती है। हम लोग सिल्वीकल्चर में भी इस मुद्दे को डिस्कस कर चुके हैं। एक टॉपिक आया था इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेस्ट ओवर देयर इन्वायरमेंट, यानी कि ये जो अपने क्लाइमेटिक, एडाफिक, टोपोग्राफिक, बायोटिक, ये जो 4 फैक्टर थे ये अपने फॉरेस्ट को इन्फ्लुएंस करते थे और फॉरेस्ट इन चारों फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता था। वैसे ही यहाँ पर चलेगा कि अपन को करना क्या है, जब इसे स्टैंड डायनेमिक्स लिखेंगे इसका मतलब है कि स्टैंड जो है वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे करके चेंज होती है, बदलती है। यहाँ पर आप कैसे करोगे, यहाँ स्टैंड लिख दोगे, यहाँ पर अपने फैक्टर्स लिख दोगे। कौन से? क्लाइमेटिक, एडाफिक, टोपोग्राफिक। डायरेक्ट क्लाइमेटिक, एडाफिक ना लिख के यहाँ पर क्लाइमेटिक के लिख दोगे, फ्रोस्ट, हीट, टेम्परेचर वगैरह। तो इस टाइप से लिखोगे तो क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इधर कहीं ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज को भी लिख देना, जिससे ये लगे कि हाँ कंटेम्प्रेरी इशू जो है उनको भी इससे जोड़ दिया गया है। ये चीज़ें क्या करेंगी, जो अपनी स्टैंड है उसको चेंज करेंगी। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई एक फॉरेस्ट एरिया ले लेते हैं, नेचुरल फॉरेस्ट एरिया, और वहाँ पर कोई फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंस लगने के बाद वो एरिया बिल्कुल साफ़ हो गया था, तो अब स्टैंड वहाँ की कैसे कैसे समय के साथ बदलती है उसे देखते हैं। जैसे स्टार्टिंग में क्या है, जब फॉरेस्ट फायर लग गई तो इस एरिया में जो पेड़ थे वो तो जल बुझ गए, यहाँ पर नीचे बिल्कुल नई वेजिटेशन है वो ग्रोथ करती है, यानी कि सेकेंडरी सक्सेशन यहाँ स्टार्ट होता है। एक टाइम के बाद ये जो सेकेंडरी है ये इसे बोलते हैं स्टैंड इनिशिएशन स्टेज। स्टार्टिंग में हर्ब श्रब भी होंगे, धीरे धीरे यहाँ पर ट्री जो है वो ग्रो करेंगे, सभी ऊपर धीरे धीरे बढ़ेंगे, इनके बीच में आपस में कंपटीशन बढ़ेगा और इसका ये रिजल्ट ये होगा कि धीरे धीरे जब कंपटीशन एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो ये ऊपर ही पूरी पूरी लाइट जो है वो कैनोपी ही कवर कर लेगी,
ये नीचे के प्लांट्स जो हैं, ग्रासेस हैं, उनको लाइट ही नहीं पहुंचने देगी। इसका रिजल्ट होगा कि नीचे की वेजिटेशन धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी, यंग जनरेशन ख़त्म सी हो जाती है। तो इसे बोलते हैं स्टेम एक्सक्लूजन स्टेज, क्योंकि कंपटीशन की वजह से यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टेम, यहाँ पर सपोज हज़ारों पेड़ हो गए थे, या यहाँ हज़ारों ना होकर थोड़े कम हो जाते, बहुत कम हो जाते हैं। अब क्या होगा, नीचे की वेजिटेशन साफ़ हो चुकी है, कुछ टाइम बाद क्योंकि ये पेड़ है, इनमें भी एज होगी, इंसेक्ट पेस्ट के अटैक पड़ेंगे, तो इसमें धीरे धीरे कैनोपी में गैप बनेंगे। अभी क्या हो रहा था यहाँ पर कि कैनोपी में गैप ना होने की वजह से नीचे धूप नहीं आ रही थी, तो यहाँ अगर सीड कोई उग भी गया तो उसे लाइट नहीं मिलती थी, डेथ हो जाती थी, डेंस फॉरेस्ट थे। जब यहाँ पर गैप मिलेंगे, लाइट नीचे आने लगेगी, तो यहाँ नई रीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। इसे बोलते हैं अंडर स्टोरी रीइनिशन स्टेज या फिर मैच्योर स्टेज, क्योंकि मैच्योरिटी आना शुरू हो गई ना इसमें। अब धीरे धीरे ये स्टेज है जो गायब होगी और जो मैच्योर नीचे की स्टेज थी वो ऊपर जाना शुरू होगी। जैसे कि यहाँ मैच्योर स्टेज के बाद ओल्ड ग्रोथ स्टेज आएगी स्टैंड की, तो यहाँ नीचे की जो है वो कवर कर रही है, ओल्ड स्टेज धीरे धीरे कम हो, जैसे ये पेड़ सूख गया, ये पेड़ सूख गया, तो ओल्ड स्टेज है धीरे धीरे पास आउट हो रही है। इस टाइप से जो स्टैंड है वो समय के साथ शिफ्ट हो रही है। स्टैंड डायनेमिक्स में हमें यही समझना था। अब इस स्टैंड डायनेमिक्स को समझने से हमें क्या बेनिफिट है, जैसे कि क्वेश्चन भी आया था इस पर, तो ये हमें हेल्प करेगी कि आखिर जो हमारे फॉरेस्ट है वो ठीक है, समझ लिया, सक्सेशन हो गया, लेकिन आज के टाइम पे जो फॉरेस्ट है वो किस टाइप से बिहेव कर रहे हैं, बिहेवियर इन द सेंस जो फैक्टर्स हैं उनके साथ किस टाइप से इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें हेल्प होती है फॉरेस्ट को क्लाइमेटिकली रिजिलेंट, साइलेंट बनाने में, कि वो क्लाइमेट चेंज का उन पर इम्पैक्ट ज़्यादा ना पड़े। तो ये चीज़ें अगर हम समझते हैं तो हम उसे बेटर तरीके से बना सकते हैं। दूसरा, हम ये समझ सकते हैं कि जो सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन हम कर रहे हैं उनका ये स्टैंड की ग्रोथ पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हमारे ऑपरेशन उसके जो डायनेमिक्स है उसकी स्पीड को तेज़ कर देते हैं, जिससे जो फाइनल रिजल्ट है वो तेज़ी से आ रहा है, तो ये पॉजिटिव है हमारे लिए, यील्ड एक्सपेरिमेंट वगैरह के लिए। तो यहाँ पर हमें वो हेल्प हो जाता है। ग्रोविंग स्पेस मैनेजमेंट में अब आपको मालूम है कि अपने पास जो एरिया है वो तो बहुत ही कम होता है फॉरेस्ट का, तो वहाँ पर 100 पेड़ ही उग रहा है। अगर हम और बेटर तरीके से उन चीज़ों को समझ सकते हैं तो हम एरिया को और इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज कर पाते हैं। अगर कहीं 100 पेड़ है और अगर हम उसे डायनेमिक्स को समझते हैं तो फिर हम ये कर सकते हैं कि 100 पेड़ की जगह 110 ग्रो कर सकते हैं और उनके बीच के कंपटीशन को एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे। ये सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ मैच्योर स्पीच इफेक्ट ऑफ स्पीसीज मैच्योर ऑन द स्टैंड, मतलब प्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम फॉरेस्ट, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंड कंपोजिशन, विगरनेस, मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट ऑफ मल्टी एज स्टैंड। तो ये सब वगैरह में हम जो कॉन्सेप्ट है उनको करने में, उनको बनाने में हमें हेल्प हो जाती है। अब यहाँ पर अपना स्टैंड वाला तो इशू हो गया, इस पर एक क्वेश्चन आया था, वाई साइट प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो आपको समझ में आ गया, और इसे सिल्वीकल्चर में भी डिस्कस किया था। एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ साइट स्पेसिफिक प्लानिंग, ये लिंक ही क्वेश्चन है, इसे सिल्वीकल्चर में काफ़ी अच्छी तरह से हम लोग डिस्कस कर चुके थे, तो यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है नहीं। अब समझ लेते हैं फॉरेस्ट कवर मॉनिटरिंग। फॉरेस्ट कवर मॉनिटरिंग में बेसिकली 3 ही मुद्दे हैं जिन पर हमें डिस्कस करना होता है। पहला तो इश्यू है कि 1980 से पहले हम फॉरेस्ट कवर की मॉनिटरिंग कैसे करते थे और बाद में कैसे करते हैं। दूसरा, वो एजेंसी कौन सी है जो ये सारे काम करती है, जैसे कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, कैसे काम करती है, क्या क्या ये काम करती है। तीसरा, फॉरेस्ट कवर मॉनिटरिंग से आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं, यानी कि हमारे लिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इन्हीं तीनों मुद्दों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आखिर ये फॉरेस्ट कवर जो मॉनिटरिंग है ये हमारे यहाँ स्टार्ट कैसे हुई। ये एक ज़माना था, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है लगभग 1965 के आसपास। उस टाइम पे ग्लोबल लेवल पे 2 एजेंसियां सामने आई, एक था FAO जो रोम इटली में है, और दूसरा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। FAO और जो NDP है, FAO और UNDP, इन्होंने क्या किया कि लगभग ग्लोबल लेवल पे हर कंट्री वालों से बोला, कंट्री की जो गवर्नमेंट है जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनसे बोला
कि भाई एक काम करिए, आप अपने यहाँ हमें एक सेंटर खोलने दीजिए। ये सेंटर क्या करेगा, आपके यहाँ जो फॉरेस्ट जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो कितना है आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, हम उस पर ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं। तो हमें आपके यहाँ सेंटर खोलने दीजिए। ये सेंटर क्या करेगा कि आपके यहाँ का डाटा कलेक्ट करेगा और वो हमें देगा। ये डाटा हमें भी देगा और ये डाटा तुम्हें भी देगा। इससे तुम अपनी जो पॉलिसी बना रहे हो उसमें हेल्प करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला बढ़िया है भाई, हमारे पास तो कोई दिक्कत, मतलब हमें तो कोई आइडिया ही नहीं था इस चीज़ का, तो आप एक काम करिए, आप खोलिए। इससे इन्हें क्या हेल्प होगी, यहाँ पर FAO देगा टेक्निकल सपोर्ट, UNDP देगा फंडिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी थोड़ा उसमें फंड देगी, और इस टाइप से अपने यहाँ एक सेंटर स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इस टाइप से 1965 में अपने यहाँ एक सेंटर स्टेबलाइज किया गया है जिसे बोला गया PISFR, पिस्फर, प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस। अब ये सेंटर का काम था कि अपने यहाँ इंडिया में फॉरेस्ट एरिया कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है, उसको चेक करना, उसको एस्टिमेट करना। बाद में 1970 के टाइम पे, आपको मालूम है ग्रीन रिवॉल्यूशन 1965 के आसपास शुरू हुआ, उसी टाइम पे ये सेंटर बना। 70 में ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसा इम्पैक्ट कर रहा है 5 साल बाद, 1970 में एक नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बिठाला गया था। इस कमीशन ने क्या किया, ये बताया कि देश में जो हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेस है, कमीशन एग्रीकल्चर पे था लेकिन उसने एक चैप्टर डेडिकेट किया फॉरेस्ट्री के ऊपर, जिसमें बताया कि हमें जो फॉरेस्ट रिसोर्स हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए हमें एक स्पेसिफिक एजेंसी की ज़रूरत है जो सही तरीके से प्रॉपरली फंक्शनल काम कर सके। वो ऐसी चंदे के काम से न चलती हो, वो इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिला है। तो इस टाइप से उन्होंने 76 में इसको रिपोर्ट सबमिट की, उसमें ये बोला गया। तो 1981 में हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी 1981 में, उन्होंने एक सेंटर स्टेबलाइज किया जिसे बोला गया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो खोला गया वो एक्चुअल में ये जो अपना पिस्फर था इसी सेंटर को अपग्रेड कर दिया गया और उसे क्या बोल दिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की 76 की रिपोर्ट है। अब देख लेते हैं, तो ये सेंटर कब खोला, 81 में। अब जब हमारी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो एजेंसी है वो प्रॉपर वे में आएगी तो फिर इसके रिसोर्सेज बढ़ते हैं, तो ये फिर सैटेलाइट बेस्ड जो मॉनिटरिंग है उस पर काम करेगी। यानी कि 1980 से पहले जो रिमोट सेंसिंग के काम होते थे, जो कि जैसे पिस्फर वगैरह करता था, इनके पास फंड ज़्यादा था नहीं, तो ये करते थे, कुछ तो प्लान थे, जैसे कि डैकोटा एक प्लान है, डैकोटा US वगैरह ने उसी चंदे में दिए गए थे। तो डैकोटा प्लान क्या करता था कि जो एरिया है उसको सीधे रूट बनाते थे और उस रूट में जाते थे। तो इस टाइप से एरियल सर्वे जो एरियल रिमोट सेंसिंग है वो इस प्लान से कर लेते थे। दूसरा, केवल एरियल से काम नहीं चलेगा क्योंकि इनके सेंसर भी बहुत अच्छे नहीं हुआ करते थे, तो फिर ग्राउंड पे जा कर के हम कुछ इस टाइप के डाटा भी कैलकुलेट कर लेते थे। अब वो एरिया जहाँ ग्राउंड रियलिटी पे नहीं पहुँच सकते, ट्रैवल एरिया है डीप फॉरेस्ट में, वहाँ डैकोटा से काम चला लेते थे। तो इस टाइप से ओवरऑल थोड़ा डाटा मिल जाता था। इस टाइम पे क्या क्या यूज कर लेते थे, एक तो प्लान था, दूसरा वैलून जो होते हैं, वैलून जो एयर हाइड्रोजन हीलियम के, वो उन्हें भी यूज कर लेते हैं, वैलून को यूज कर लेते थे या प्लान यूज कर लेते थे, और ग्राउंड पे जाकर हम डाटा कैलकुलेट कर लेते थे। बाद में जब एजेंसी बनी, उनकी फंडिंग बढ़ी, वो धीरे धीरे हमारे जब इसरो ने काम करना शुरू किया तो हमारे पास सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम आ गया। तो अब अपनी जो मेजॉरिटी काम है वो सैटेलाइट से ही होता है। ग्राउंड पर भी हम लोग चेक करने जाते हैं, जिसमें स्पेशली जो TOF है उसे काउंट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ ग्राउंड पर ऐसे सैम्पलिंग करके हम एक एस्टिमेशन करते हैं, लेकिन बेसिकली जो हमारा 99% काम है वो पूरा सैटेलाइट बेस्ड हो गया। एक पूरी एजेंसी स्टेबलाइज हो गई, एजेंसी उसकी कैसे इन्वेंट्री किया जाए उसमें पूरा काम होने लगा क्योंकि फंड बढ़ गई अब हमारे पास। तो सैटेलाइट सिस्टम आ गई, अदर सिस्टम भी यहाँ पर आ गए हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, पूरा मैकेनिज्म डेवलप की गई। तो ये सारी चीज़ें हमारी उसके बाद आई। तो अगर आप इससे इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे ये पूछा गया था कि हमारा हाउ द फॉरेस्ट कवर वाज मेजर प्रियर एंड पोस्ट 1980s इन इंडिया, तो आप आराम से कर सकते हो। डिफाइन वेरियस कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर की वेरियस जो कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, तो इसे कवर को और देख लेते हैं।
इंडिया में जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, जो मॉनिटरिंग करता है, वो फॉरेस्ट कवर को बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइड करता है, लेकिन वो अपनी रिपोर्ट में 5 कैटेगरी देता है। तो आप जब लिखें तो वहाँ भी 5 कैटेगरी ही बनानी है। फॉरेस्ट को वो 4 कैटेगरी में डालता है। ये वो है जिसका जो कैनोपी है, जो क्राउन है, कैनोपी डेंसिटी है, वो 10% या 10% से अगर नीचे है तो वो उसे मानता है ओपन फॉरेस्ट में। इसको बेटर समझने से, इसे समझने से पहले बेटर है कि आप कैनोपी डेंसिटी को समझिए। अपने पास एक यूनिट एरिया ले लिया, ये पेड़ है, ये पेड़ है, ऊपर से अगर आप देखोगे तो ये कुछ छाई क्रिएट करेंगे, शैडो क्रिएट करेंगे। सपोज ये जो एरिया है वो है आपका 100 मीटर क्यूब। उस 100 मीटर क्यूब में ये जो शैडो है वो एवरेज कवर कर लेता है 10 मीटर क्यूब। यानी कि यहाँ पर कैनोपी डेंसिटी, यानी कि जो शैडो रीजन है वो एवरेज कितना कर रहा है इसका, 10%। ये समझ में आ गया। तो इसी बेस पे अपन यहाँ पर करते हैं कैनोपी डेंसिटी के मुद्दे पे ये कि अगर किसी एरिया की जो कैनोपी डेंसिटी है वो 10% या उससे नीचे है, यानी कि बेसिकली बिलो लेस देन 10%, तो उसे हम बोलते हैं स्क्रब फॉरेस्ट। अगर 10% से 40% के बीच में है तो उसे बोलते हैं ओपन फॉरेस्ट, और 40% से ऊपर है तो उसे बोलते हैं डेंस फॉरेस्ट। अब डेंस की 2 सब कैटेगरी है, मॉडरेटली डेंस और वेरी डेंस। ये है 40 से 70 तक, और ये 70 के ऊपर है। और जिस एरिया को एज ए फॉरेस्ट क्लासीफाई नहीं किया जाता वो सबका सब है नॉन फॉरेस्ट एरिया। ये नॉन फॉरेस्ट कैसे, एक्चुअल में जो हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर फॉरेस्ट वेजिटेशन हो। रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर किसी एरिया को लिख दिया गया कि ये अपना किसी का फार्म है, किसी का कुछ है, तो वो नॉन फॉरेस्ट एरिया है। और जहाँ फॉरेस्ट एरिया होता है तो वहाँ पर लिख दिया जाता है कि ये फॉरेस्ट एरिया है। तो इस टाइप से नॉन फॉरेस्ट एरिया, और ये 4 कैटेगरी है। तो उम्मीद है इसे आराम से आप कर सकते हो। 17 का क्वेश्चन होगा। इसके बाद आप अपना आता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और उसके द्वारा किए गए काम। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है देहरादून में है, 1981 में बनी है। उससे रिलेटेड और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके नोट्स में दिए गए हैं। यहाँ पर ये देख लेते हैं कि आखिर ये करता क्या क्या है। पहला तो ये फॉरेस्ट कवर की मैपिंग करता है। मैपिंग में क्या होगा, जैसे कि अपने पास फॉरेस्ट एरिया कितना है, कवर कितना है, ट्री कितने हैं, ग्रोविंग स्टॉक कितना है, कार्बन स्टॉक कितना है, मैंग्रोव्स है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, बायोडाइवर्सिटी है, ये सारी चिल्लरपंती की वो मॉनिटरिंग करता है। दूसरा, फॉरेस्ट इन्वेंट्री का काम। जब भी किसी एरिया की सर्वेइंग की जाती है, क्योंकि सर्वेइंग का काम पूरा यही करते हैं, तो सर्वेइंग का मतलब किसी एरिया में ये देखा जाएगा कि वहाँ पर किस वेजिटेशन का कितना कंपोजिशन है, तो ग्राउंड पे जाके सैंपलिंग करनी होती है, उसे बोलते हैं इन्वेंट्री। तो फॉरेस्ट इन्वेंट्री का भी काम पूरा इन्हीं के पास होता है, क्योंकि अब इनने धीरे धीरे करके पूरी एक बॉडी खड़ी कर रखी है, लोगों का ग्रुप खड़ा कर रखा है जो इसमें स्किल है। पूरी इन्वेंट्री कैसे की जाए वो सारी चीज़ें, ये पूरा टेक्निकल जो हेल्प है वो पूरी यही सपोर्ट करते हैं। दूसरा है ई ग्रीन वॉच। कंपा प्लांटेशन सुना होगा, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन, जिसमें अगर कोई एक एरिया है, एग्जाम्पल के लिए एक अपने पास ये एरिया है, यहाँ पर इस एरिया में माइनिंग का काम होता है। अडानी भाई साहब बोलते हैं कि ये एरिया मुझे दे दीजिए और मैं इसके बदले में इतनी इक्वल एरिया में यहाँ पर फॉरेस्ट उगा दूँगा। तो ये किस एरिया में फॉरेस्ट ग्रो किया जा रहा है, कहाँ पर नहीं किया जा रहा है, तो इसे जिस एरिया में किया जाता है वो कहाँ पर किया गया, उसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, वो इस पोर्टल पे दिखाई दी जाती है। ई ग्रीन वॉच पोर्टल है, गूगल पे जाओ सर्च कर लेना, इंटरनेट पे मिल जाएगा। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। उससे पहले देख लेते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये क्या है। देखो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अगर सपोज आप IFS हैं तो आपको बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। डिसीजन आपके फैक्ट के बेस पे होते हैं। जितने बेटर तरीके से फैक्ट है आप बेटर तरीके से डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन वो फैक्ट कहाँ से आए, कई बार वो फैक्ट प्रॉपरली नहीं मिल पाते हैं।
तो ये करता है कि जो डिफरेंट टाइप के जो नेसेसरी फैक्ट्स हैं उनको एक कलेक्ट करता है और एक सिस्टम प्रोवाइड करवा देता है, जिससे हमें जो भी नेसेसरी फैक्ट चाहिए उन्हें हम अपने एरिया के चेक कर सकते हैं और उसके हिसाब से हमें एक्चुअल में क्या करना चाहिए उसे डिसाइड करने में हेल्प करता है। ये रहा अपना सिस्टम। अब देखते हैं फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग सिस्टम। इस सिस्टम को समझने से पहले बेसिक स्टोरी समझ लेते हैं, थोड़ी इंटरेस्टिंग है, आलस भी नहीं आएगा आपको। ये जो अभी इनका 3rd वर्जन चल रहा है, उससे पहले ये काम शुरू किया था एमपी में कुछ नए जो इंजीनियर थे जिन्होंने फॉरेस्ट्री को ज्वाइन किया था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, उन लोगों का खुरापाती काम था। इशू ये था कि कुछ यूएस की जैसे एजेंसी है, नासा है, उनकी एक सैटेलाइट थी जो हर पॉइंट से ऑलमोस्ट 6 आवर बाद, 6 घंटे बाद निकलती थी। इस टाइप से वो पूरी दुनिया का पिक्चर देती थी आपको। इन लोगों ने क्या किया कि एक काम करते हैं, हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उस पिक्चर जो वो सैटेलाइट जो नासा की थी, वो सैटेलाइट जो पिक्चर नासा की वेबसाइट पे अपलोड कर रही थी वो अपने पोर्टल पे, अपना सॉफ्टवेयर हर 6 घंटे बाद वो फ़ोटो वहाँ से डाउनलोड करेगा। उस फोटो में जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डायमेंशन है उसके हिसाब से एमपी में जितना भी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया था वो उसे समझा दिया गया था सॉफ्टवेयर को। तो वो क्या करता था, वो उस पिक्चर में से केवल वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का डाटा जिसमें अपने फॉरेस्ट एरिया है उसे उठा लेता था। ये पिक्चर आई, इसको उठा के यहाँ पर रख लिया, दूसरी 6 घंटे बाद आई, उसको देखा, इसको और इसको कंपेयर करेगा। जो अपने पिक्सल नहीं होते हैं फोटो में, आप पिक्सल समझते हो, ऐसे ही इनमें रिमोट सेंसिंग में टर्म यूज किया जाता है NDVI, यानी कि पिक्सल है उसका एक स्पेसिफिक कंपोजिशन होता है। तो वो ये देखता है कि ये पिक्चर और ये पिक्चर, यानी कि ये भी फॉरेस्ट एरिया की पिक्चर है और ये भी पिक्चर है, क्या इन दोनों में फ़र्क है? थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। तो उसे समझाया गया है सॉफ्टवेयर को कि अगर फॉरेस्ट फायर है तो इस टाइप का NDVI आएगा। तो जैसे ही वो फ़र्क पड़ा, ये सॉफ्टवेयर क्या करता था, इसमें सभी पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में DFO से लेकर नीचे फॉरेस्ट गार्ड तक सभी के मोबाइल नंबर डाल दिए गए थे। जैसे किसी एरिया में फॉरेस्ट फायर लगा, हर 6 घंटे बाद वेबसाइट पे वो डाटा आ रहा है, ये सॉफ्टवेयर कंटिन्यूस उसे उठा रहा है, हर 6 घंटे बाद उसको एनालाइज कर रहा है पिक्चर को, और अगर कहीं फॉरेस्ट फायर हुआ ये बूम एक तरफ दे दनादन सबको मोबाइल पे मैसेज भेज देता है। ये 2010 के आसपास की स्टोरी है। तो उससे क्या हुआ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थोड़ा हड़कंप हो गया। पहले क्या था कि सपोज फॉरेस्ट गार्ड है, एक तो उसे पता ही नहीं पड़ पाता, कई बार डीप फॉरेस्ट है, कहीं आग लगी है, 2 दिन हो जाते थे तब कहीं से पता पड़ता था कि कहीं आग लगी है। या फिर दूसरा काम, कई बार आलसी हो जाता था, बोला फॉरेस्ट फायर लगी, कोई बात नहीं, हम सुबह जाएंगे, अभी दोपहर को सोने दो। तो इस टाइप से वो नहीं जाता था। तो अब क्या है, ट्रांसपेरेंसी आ गई सिस्टम में। ये इतना इफेक्टिव रहा कि बाद में इस पूरे काम को MP से उठा के ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को पकड़ा दिया गया। अब ये उसे बहुत बड़े लेवल पर करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सैटेलाइट है वही पुरानी वाली है, वही पूरी फॉरेस्ट का जो डाटा है वो कलेक्ट करती है। वो पूरा जो सैटेलाइट का डाटा है वो आता है NR, ये जो रिमोट सेंसिंग का अपना जो सेंटर है वो, उससे आता है पूरा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को। यहाँ पर उन्होंने वो सिस्टम, बड़े बड़े सिस्टम लगा रखे हैं जो इस पूरे को एनालाइज करते हैं। और जैसे ही इन्हें कहीं फॉरेस्ट फायर की इंसिडेंस होती है, जिस बीट में इंसिडेंस का घटना होती है, उस बीट से रिलेटेड फॉरेस्ट गार्ड, उसके ऊपर रेंजर, ACF, DFO, CF सबको मैसेज पे मैसेज, SMS भी भेजता है और ईमेल भी भेजता है। कोई निकम्मे में ये ना बोले कि मेरा मोबाइल बंद था, तो ईमेल भी जा रहा है, सबको जाएगा। इससे क्या होगा कि पूरा डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हड़कंप में आ जाता है और सबके सब बुझाने पहुंच जाते हैं। तो यहाँ से इससे क्या है, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। अभी हाल फिलहाल में इसका शायद 2018 में इसका 3rd एडिशन आया, जो भी है 3rd वर्जन जो है वो आपके नोट्स में लिखा है कि एक्चुअल में कब आया, तो बस वो देखना है। यहाँ पर अपना ये वाला काम जो है वो ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसका देखेंगे यील्ड रेगुलेशन और वर्किंग प्लान।